गुड मॉर्निंग लाहौर, जुम्मा मुबारक जनाब, सुबह बखैर और हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीब आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज जुम्मे का मुबारक और फजीलत वाला दिन है, बरकतों वाला दिन इसको कहा जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी अपने जो प्रोग्राम का आगाज़ है एक खूबसूरत सी हदीस मुबारका से ही किया जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि म्याना रवि करने वाला कभी तंगदस्त नहीं हो सकता, यानी अगर जिंदगी में मुतअद्दिली अपनाई जाए तो इंसान मुआशी परेशानियों से बच सकता है। और मेरा ख्याल भी यही है कि मुआशी मसाइल ही वो बड़ा फैक्टर होते हैं जो हमारी जिंदगी में सुकून और बेसुकूनी की वजह बनते हैं। और तंगदस्ती को कहा जाता है एक खौफ का मर्ज भी कहा जाता है, और जो बेशतर अफराद की जिंदगी की रौनकें छीन लेता है उनसे। और उस खौफ से निजात पाने के लिए जरूरी होता है कि आमदनी और अखराजात में तवाजुन पैदा किया जाए, बैलेंस्ड लाइफ अपनाई जाए। और इस हवाले से एक कहावत भी हम लोग सुनते हैं कि चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए। आमदनी और अखराजात में तवाजुन की आदत जितनी अपना सकते हैं उतनी अपनाएं। रयाकारी और नमूदो नुमाइश की आदत को ख़त्म करें, फिर देखिएगा कि जो माली फिक्र है और मुआशी तंग दस्ती है कभी आपको तंग नहीं करेगी। जब आप बैलेंस लाइफ अपनाने की कोशिश करते हैं या इसमें तवाजुन बरकरार रख लेते हैं ना, तो आपके मसाइल जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए म्याना रवि से चलें, अपनी ज़िंदगी में खुशियां बांटें और खुशियां समेटते जाइए। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर ले सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, मन के सच्चों की सेहत के हवाले से। तो हर वालिदैन की जनाब ख्वाहिश होती है कि उनके जो बच्चे हैं एक सेहतमंदाना और भरपूर जिंदगी गुजारें, और वो बच्चों की खुराक में हर वो चीज़ शामिल करना चाहते हैं जो उनके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्टिव होती है। लेकिन अक्सर माओ को ये शिकायत करते हुए मैंने देखा है कि उनका बच्चा कुछ नहीं खा रहा होता है। इवन तो मेरे घर में भी यही चल रहा होता है कि खाना खाने में बहुत नखरे करता है बच्चा, उसे जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, इसीलिए ये दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में माओ को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, उसका हल क्या है उनके पास जिससे बच्चा खाने की जानिब रागिब हो जाए। अमूमन ऐसा होता है कि बच्चा खाना खाने से दूर भागते हैं या फिर बहुत कम खुराक का इंटेक कर रहे होते हैं। तो ऐसे में माएँ बच्चों को जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करती है, जो कि बच्चों की सेहत के लिए मुज़र भी साबित हो सकती है। बच्चा ज़हनी तौर पर खाने के लिए अगर तैयार नहीं होता तो लिहाजा उसका जो निज़ाम हाजमा है वो भी दुरुस्त तरीके से काम नहीं करेगा। ऐसे में जो भी खुराक दी जाएगी उसका सेहत पर मनफी असर हो सकता है। तो बच्चों को खाने पीने की तरफ कैसे रागिब किया जाए, बच्चों में अच्छी ग़िज़ाई आदत कैसे डेवलप की जाए, बच्चों को कौन कौन सी खुराक दी जाए जिससे वो शौक से खाएं भी और उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी हो सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सारा फारूकी, हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सारा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सारा, बच्चों के हवाले से, बच्चों में जो डाइटरी हैबिट्स है वो आपको पता है बड़ी ख़राब हो जाती हैं जैसे जैसे वो ग्रोइंग एज में जाते हैं। बचपन में तो जब वो छोटे होते हैं, क्रॉलिंग करे होते हैं, माएँ बड़ा ख्याल रखती हैं और उनको खिला देती हैं, लेकिन जैसे ग्रोइंग एज में वो अपना ख्याल नहीं रखते। तो ये ग़िज़ाई कमी जो है ये किस तरह होना शुरू हो जाती है उनमें? अच्छा, डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ भी कई बच्चों में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब माँ के हाथ में बच्चा होता है तब तक तो वो उसको सही तरीके से खिला पिला रही होती हैं। फिर जब वो अपने ओन पे जैसे स्कूल जाना शुरू हुआ है, उसके बाद फिर पीयर प्रेशर कि आपके साथ साथ बच्चे और क्या खा रहे हैं। अगर आप कैंटीन से बहुत सारी चीज़ें लेके खा रहे हो या बाहर का बहुत ज़्यादा खा रहे हो, बच्चे जंक फूड बहुत पसंद करते हैं, फास्ट फूड, अगर आप उनकी हैबिट्स उनको डाल देते हो, इवेंचुअली फिर बच्चा जो है वो घर का खाना पीना छोड़ देता है। सही, क्योंकि उसको फिर टेस्ट उस तरह से डेवलप हो जाता है कि उसको बहुत ही सॉल्टी फूड और बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं हाई शुगरी फूड बहुत पसंद आना शुरू हो जाते हैं। तो उस लेवल को मेंटेन करने के लिए वो घर में भी उतना ही एक्सपेक्ट करता है कि भाई उतना ही शुगर ऐड किया जाए, उतना ही सॉल्ट ऐड किया जाए, जो कि नॉर्मल खानों में नहीं होता। हाँ, ठीक तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनकी हैबिट्स जो है वो फिर ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि शुरू से ही बच्चे को जो है ना आदत डाली जाए हर चीज़ की। हमारे यहाँ होता ही है कि हम लोग सर्टन कुछ चीज़ों की बस उनको आदत डालते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे हम वेजिटेबल्स की बच्चों को शुरू में आदत नहीं डालते। थोड़े उनके फ्रूट्स भी बहुत वो पिकी ईटर्स बन जाते हैं, फ्रूट्स भी कम खाते हैं, वेजिटेबल्स वो पसंद नहीं करते। बाकी वो दूध पे सारा दिन उनका गुजारा होता है। अक्सर आप देखेंगे घरों में अगर बच्चा भूखा है, किसी टाइम पे रो रहा है, वो कह रहा है कि मुझे कुछ खाने को दो, तो माएँ अक्सर दूध का गिलास पकड़ा देंगी कि जल्दी बस उसी से उसकी जो है वो ग़िज़ायत पूरी हो जाए।
लेकिन हालांकि उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, दूध के अलावा बाकी अच्छा। न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत है। तो हमारा तो कॉन्सेप्ट ये है ना कि दूध जी। ऑलरेडी इटसेल्फ एक भरपूर ग़िज़ा है। फर्स्ट 6 मंथ्स तक, अच्छा। हाँ जी, पहले 4 से 6 महीने तक बच्चे के लिए सिर्फ दूध ही ज़रूरी होता है, उसकी सारी ग़िज़ाइयत वहीं से पूरी होती है। फिर वीनिंग का प्रोसेस शुरू होता है। वीनिंग होता है जब आप सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सॉलिड फूड उसकी फिर रिक्वायरमेंट बन जाती है कि उसने लाजमी उन चीज़ों का इंटेक करना है। उसकी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स तीनों चीज़ें एडेड होनी चाहिए थ्रू फूड। उसमें सीरियल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स, ये सारे उसके अंदर जो हैं वो एडेड होने चाहिए उसकी डाइट में और डेली बेसिस पे, तभी जाके उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अगर आप हर दफ़ा जब उसको भूख लगेगी दूध का गिलास पकड़ा देंगे, उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। इवेंचुअली फिर यही होता है कि बच्चा जो है वो डेफिशिएंट होना शुरू हो जाता है और वो फिर साइंस एंड सिम्टम्स लेटर ऑन शो होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे अक्सर बच्चे जो है वो चूना खा रहे होते हैं या फिर वो कई बच्चे पत्थर खा रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें जो अच्छा। हाँ जी, जो खाने की चीज़ें नहीं हैं वो बच्चा खा रहा होता है। दैट मीन्स कि वो बच्चा बहुत से जो है बच्चे पेपर और टिश्यू बिल्कुल पेपर भी खा रहे होते हैं। दैट मीन्स कि उस बच्चे में जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। अच्छा। हाँ जी, और इसी की रीज़न होती है कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, मेन रीजन होती है। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें खा रहे होते हैं वो किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है? यूजुअली आयरन डेफिशिएंसी होती है या फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है। वो फिर वही है कि टेस्ट वगैरह से पता चल जाता है, लेकिन वो बात वही होती है। और फिर आप देखें कि बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल भी हो जाता है, गुस्सा आना, एग्रेसिव हो जाना और बात बात पे गुस्सा करना, कोई चीज़ उसको अच्छी नहीं लग रही होती, या फिर वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एग्रेसिवली बिहेव करता है, या फिर बिल्कुल ही विड्रॉल उसमें चला जाता है कि किसी से भी बात नहीं करना, सबसे अलग थलग रहना। तो ये जो वो साइंस हैं कि जिससे आपको पता चलता है कि बच्चे में सिवियर डेफिशिएंसी आ रही है। ओवरऑल वैसे अगर हम देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन तो देखी जाती है। जहाँ पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे खाने को कुछ मिलता नहीं है बच्चों को, वहाँ पे तो होता है। लेकिन हमारे यहाँ भी अगर आप देखें तो हम लोग बच्चों को इतनी रिक्वायरमेंट उनकी पूरी कर ही नहीं रहे, तो उनमें भी वो डेफिशिएंसी आ रही है, एनर्जी की डेफिशिएंसी और मेन प्रोटीन्स की जो डेफिशिएंसी आ रही है। तो उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ इफेक्ट हो रही है, साथ में उसकी हाइट नहीं इंक्रीज़ हो रही। स्टंटेड हाइट्स हैं, आप देखें बच्चे की हाइट नहीं इंक्रीज़ होती है, फिर इवेंचुअली और डेफिशिएंसी साथ साथ के कैरी ऑन करते हैं। और बहुत से बच्चे सारा कॉलिक भी होते हैं कि उनको कुछ भी खिला दिया जाए पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो कौन कौन सी चीज़ों से फिर उन्हें इज्तनाब कराना चाहिए, वो उन्हें नहीं खिलानी चाहिए? अच्छा, उसमें जो है फिर ये देखें कि कौन कौन सी चीज़ें आप जो है अवॉइड करवा सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे के लिए ना सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं और हर बच्चे को हर चीज़ सूट नहीं कर रही होती है। फिर आपने देखना है कि कौन सी चीज़ें जो है उनको सूट करिए, फिर आप वही चीज़ें जो है, क्योंकि सबके लिए जो खाने पीने की चीज़ें वो एक जैसी नहीं होती हैं। हर बच्चे को जो है वो सेम टाइप ऑफ फूड से मसला नहीं होगा। हर किसी के लिए जो है वो टाइप ऑफ फूड डिफरेंट हो जाता है। हाँ, फिर उस हिसाब से आपने देखना होता है कि कौन सा फूड जो है वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, उसको आप जो है वो दे सकते हैं, वो अवॉइड करा सकते हैं। और बहुत से लोगों में मेलानिन की भी कमी हो रही होती है, तो वो के बचपन में उनके वाइट बाल आना शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी जो ग़िज़ा है वो बेनिफिशियल साबित हो सकती है? अच्छा, उस पर भी ये है कि प्रोटीन्स का आपका अच्छा इंटेक होना चाहिए। अच्छा, ये किसी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? ये जेनेटिकली भी हो सकता है, मोस्टली जेनेटिकली होता है। अच्छा। हाँ, अर्ली एज में जो है वाइट बाल आ जाना, या फिर अगर आप जैसे अपने अर्ली 20s में आते हैं तो तब आपके वाइट बाल आना शुरू हो जाते हैं, तो मोस्टली जेनेटिक ही होता है। अच्छा। इसको आप जो है मैक्सिमम कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन समवट कवर कर सकते हैं विद न्यूट्रिशन। उसमें यह है कि हाई प्रोटीन डाइट आप ले सकते हैं और थोड़ा आपका जो है कार्ब्स का अच्छा इंटेक होना चाहिए, वाइटामिन मिनरल्स का आपका अच्छा इंटेक होना चाहिए, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत कवर हो जाता है। और जो एक मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी, ब्लैक स्ट्रैप मोलेसिस बहुत अच्छा है, जो बिल्कुल जो गाढ़ा और वो जो काला गुड़ होता है ना, हाँ। वो बहुत अच्छा है इस मामले में। अगर आप उसका डेली बेसिस पे इंटेक करते हैं, 1 टीस्पून टेबल स्पून अगर आप इंटेक करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द किड, मतलब कि कितना बड़ा बच्चा है उस हिसाब से 1 टेबल स्पून दे दें या 1 टीस्पून दे दें डेली बेसिस पे, तो उससे भी आपके जो वो अर्ली ग्रेइंग है वो रिड्यूस हो जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वापस आपके बाल जो है थोड़े। और जो ग्रोइंग एज में होते हैं, जो टीन में है, उनको फिर क्वांटिटी बढ़ा दी चाहिए? बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आप इंक्रीज कर सकते हैं। डायरेक्टली कभी फीड नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका टेस्ट बहुत बिटर स्वीट सा होता है। अच्छा। तो वो आप किसी चीज़ में ऐड कर सकते हैं, मिल्क में या किसी भी चीज़ में, जो भी ड्रिंक आप बना रहे हैं, स्मूदी बना रहे हैं, उसके अंदर ऐड कर दें। जहाँ आप शुगर ऐड करते हैं वहाँ की जगह उसको एग्जैक्टली उसकी जगह आप ये ऐड कर सकते हैं। ये एडल्ट्स के लिए भी है कि आप अगर एनीमिक हैं, किसी को एनीमिया भी है, उस सूरत में भी बहुत हेल्पफुल है। और भी इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, तो आप इसका इंटेक कर सकते हैं। और सारा दूसरी ये बात कि जो ख़वातीन हैं, क्या प्रेगनेंसी के दौरान भी ऐसी कोई गलतियाँ कर लेती हैं या उनकी डाइटरी हैबिट्स अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो डिफिशिएंट पैदा होते हैं? देखिए, प्रेगनेंसी में ना ये सबसे ज़्यादा क्रूशल टाइम होता है जिसमें आपकी डाइट जिस तरह की भी होगी ना,
आगे जाके बच्चे को फ्यूचर में क्या डिजीज़ होने जा रही है वो भी उस पर डिपेंडेंट होती है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि अगर अर्ली एज में माँ जो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रही है और किसी वजह से बच्चे की फॉर एग्जांपल अगर पेंक्रियाज के अंदर जो है वो सेल्स डेवलप नहीं होते प्रॉपर्ली जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, तो फ्यूचर में उस बच्चे को जो है डायबिटीज़ हो सकती है। तो इस तरह से माँ की डाइट जो है बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ज़रूरी होती है। बच्चे ने अपनी सारी डाइट पूरी करनी है, माँ से ही लेना है, हाँ। वो चाहे प्रॉपर खाए या ना खाए उसने माँ से ही एक्सट्रैक्ट करने हैं सारे न्यूट्रिएंट्स। इसमें चाहे माँ बेशक डेफिशिएंट हो जाए, बच्चे की जो न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो उसको प्रायोरिटाइज किया जाता है। लेकिन उस सूरत में माँ के लिए भी ज़रूरी है कि वो उतनी क्वांटिटी में सारी चीज़ों का इंटेक कर रही हो। प्रेगनेंसी में आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, कैलोरिक रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लेकिन कई लोग नहीं इंक्रीज़ करते। आप देखें आप कितने जो है कई लोगों को क्रेविंग्स हो रही होती हैं, तो कभी बाहर से कुछ खा लिया, कभी पिज़्ज़ा खा लिया, कोई बर्गर या इस तरह की चीज़ें मंगवा ली, तो उससे ये हो रहा है कि आपकी वो कैलोरीज तो इंक्रीज़ हो रही हैं लेकिन जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है। तो उससे फिर ये कि बच्चे की हेल्थ इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि मैक्सिमम अगर कैलोरिक इंटेक इंक्रीज़ भी करना है तो हेल्दियर फूड्स का ज़्यादा इंटेक करें, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह का ज़्यादा इंटेक करें। साथ में मल्टीविटामिन्स तो ज़रूरी होते हैं, वो ले रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो हेल्दियर फूड्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और आफ्टर बर्थ जो है वो फिर बच्चे में भी डेफिशिएंसी पैदा हो सकती है। दूसरा, बच्चे भी तो ये फूड, जंक फूड और बर्गर, पिज़्ज़ा और ये बड़ा पसंद करते हैं। घर में अगर हम उनको बना के दे रहे हैं तो फिर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? यहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूट है कोई? इसमें जो है ना सबसे बेस्ट तरीका, सबसे पहला जो है ना, जो मैं सबको कहती हूँ और अक्सर जो पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि किस तरह से बच्चे को इन्वॉल्व किया जा सकता है हेल्दी फूड ईटिंग में। हाँ जी बिल्कुल, नहीं है ये फैमिली जो है ना सारी इन्वॉल्व हो। अब देखें बच्चा हमेशा देखता है कि बड़ा भाई क्या खा रहा है या दूसरे बहन भाई क्या खा रहे हैं या फिर पेरेंट्स का क्या किस तरह का इंटेक है, उनका इस चीज़ पे ध्यान होता है। तो अब वो क्या, अगर आप एज अ फैमिली किसी टेबल पे बैठ के खा रहे हो तो जो कुछ भी चीज़ें आप खाओगे बच्चा वही चीज़ें खाएगा, उसकी हैबिट डेवलप होगी कि अच्छा ये लोग ये खा रहे हैं तो मैंने भी खाना है, बच्चा फॉलो करता है। अगर आप कहीं से चिप्स या चॉकलेट्स लेके बैठ के जो है मंचिंग कर रहे हो तो बच्चा कहेगा मुझे वही चीज़ चाहिए, तो वो जो है उसी चीज़ को फॉलो करता है। तो एज अ फैमिली आपको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, फिर ही बच्चे को उस चीज़ की आदत डलेगी। दूसरी बात यह है कि बच्चे को इन्वॉल्व करें, जैसे खासतौर पे बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, इन्वॉल्व करें कि किचन में टेबल फूड की तरफ तो आते ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल। अब लेट्स से कि आपने घर में आज पास्ता बनाना है तो आप बच्चे को इन्वॉल्व करें कि भाई हमने आज साथ में मिलके पास्ता बनाना है। बच्चे किचन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, आपने देखा होगा अर्ली स्टेज पे बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं कि मैंने कुछ करना है किचन में, मुझे काम चाहिए, लेकिन पेरेंट्स जो हैं इतना वो नहीं करते, बॉदर नहीं करते। आप उसको इन्वॉल्व करें, आप ग्रॉसरी में उसको इन्वॉल्व करें कि भाई इसमें ये वेजिटेबल्स डलती है। जो बच्चा जो है खुद देखेगा और साथ में हेल्प करेगा बनाने में तो उसका दिल करेगा कि मैं भी ये चीज़ चखूँ, खाऊं, क्योंकि मैंने बनाई है। तो इसमें फिर बच्चा ऑटोमेटिकली उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है और फिर उसको वेजिटेबल पसंद आना शुरू हो जाती है। और एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा मना भी करती हूँ पेरेंट्स को करने से, वो ये है कि जब बच्चा अगर रो रहा है या चीख रहा है कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं खानी, मुझे नहीं पसंद या सर्टन वेजिटेबल नहीं पसंद, तो ज़बरदस्ती ना करें। ज़बरदस्ती नहीं करनी। अब उससे ये होता है कि जब आप ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठूंसते हैं ना तो वो बच्चे के उस फूड के साथ नेगेटिव एसोसिएशन बन जाती है। नेगेटिव एसोसिएशन साइकोलॉजिकल है। अब वो जब भी फूड उसके सामने आएगा, वो वेजिटेबल किसी भी फॉर्म में आएगी, उसको वो नहीं पसंद आएगी, वो उससे दूर भागेगा कि मुझे नहीं खाना है। हालांकि बेशक उसने सही से उसको ट्राई नहीं किया, वो कहेगा मुझे नहीं पसंद, मैंने नहीं खाना। तो उसके साथ आपने इस तरह से करना है कि आपने थोड़ा सा उसको दिया, उसने नहीं लिया, रुक गए, थोड़ा टाइम दें उसको, नेक्स्ट मील के अंदर दोबारा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें, फिर भी नहीं ले रहा तो किसी और फूड में उसको ऐड करें। हमेशा डिश चेंज करें, वेजिटेबल बेशक सेम ऐड करें, वही सेम वेजिटेबल। अगर आप उसको पास्ता में ऐड कर रहे हैं या आप उसको पराठे के अंदर, रोल के अंदर ऐड करके दे सकते हैं। इस तरह करके जब आप फूड चेंज करेंगे तो इवेंचुअली किसी पॉइंट पर बच्चा वो खाना शुरू हो जाएगा। मे बी उसकी फेवरेट डिश में आप उसको ऐड करके दे सकते हैं, जो वो चीज़ किस तरह की डिशेस कुछ ऐसी भी होनी चाहिए ना कि एक तो बच्चों को अपीलिंग भी लगे, बिल्कुल, और वो खाने में भी बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चा अगर नहीं खा रहा है या कहता है कि मुझे नहीं ये चीज़ पसंद आ रही, तो आप जो है वो जो शेप्स बनाते हैं, जैसे आप अगर बर्गर्स बना रहे हैं या फिर आप सैंडविचेस बना रहे हैं तो उनको स्माइली फेस भी बना सकते हैं, या इस तरह करके उस पर क्रिएटिविटी थोड़ी सी प्लेट में दिखाएं तो बच्चा इवेंचुअली जो है वो चीज़ शौक से खाना शुरू कर देता है। और थोड़ा सा उसको इस तरह से भी इन्वॉल्व करें, उसको बताएं कि ये चीज़ बनती किस तरह से, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, तो बच्चा जो है मज़ीद शौक से जो वो चीज़ लेना शुरू कर देता है। तो यही बात है कि आप उसको शेप्स की फॉर्म में, कलर्स की फॉर्म में, डिफरेंट कलर्स की उसको वेजिटेबल्स से इंट्रोड्यूस करवाएं और हर दफ़ा एक नई वेजिटेबल से इंट्रोड्यूस करें तो इवेंचुअली जो है उसका वो टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वो कोई वेजिटेबल नहीं भी खा रहा
तो आप वो किसी मतलब उसको डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, मतलब उसकी प्यूरी बना के उसको जो है थोड़े हर्ब्स के अंदर जो है थोड़ा मिक्स करके, अच्छा। या उसमें लेमन स्क्वीज करके, या डिफरेंट चीज़ों के साथ उसको सॉटे करके भी आप उसको दे सकते हैं, थोड़ा सा जिसे कहते हैं शैलो फ्राई करके भी आप उसको दे सकते हैं। बस ये कि किसी तरीके से उसके अंदर वो चला जाए, वो चाहे वो जिस भी मर्जी फॉर्म में वो खाना चाहता है वो खा सकता है। और दूसरा, जैसे ग्रोइंग एज में आते हैं बच्चे तो दूध पीना थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो खाली दूध पीना या फिर दूध से बनी हुई चीज़ें अगर उन्हें खिला दी जाए तो वो डिफिशिएंसी पूरी हो जाती है। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप उसमें कोई इस तरह की चीज़ें ना ऐड करें, और जैसे हम लोग अक्सर वो शरबत वगैरह कुछ या इस तरह की चीज़ें हम ऐड कर देते हैं, या उसमें आप जो है कोई शुगर वगैरह ना ऐड कर रहे हो। अच्छा। दूध आपने देना है तो स्मूदी की फॉर्म में दे दें, शेक की फॉर्म में दे दें, या किसी और फॉर्म में आप अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अगर बच्चा खाली दूध नहीं पीना चाहता तो स्मूदीज़ बना के उसके अंदर कोई एप्पल की स्मूदी बना दें, या जो भी आपके पास सीजनल फ्रूट्स आए हैं तो उसकी स्मूदियाँ बना के उसको दे सकते हैं, जिस भी फॉर्म में वो पसंद करते हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी होती है एक दिन में बच्चे को दूध कितना पिलाना चाहिए? हाँ जी, आपकी जो है 2 to 3 सर्विंग्स होनी चाहिए मिल्क की। वो मिल्क प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप दही का इस्तेमाल साथ में करना चाहें तो डेली बेसिस पे आप जो है हाफ कप जिस तरह से दही आप या 1 कप बच्चे को जो है दे सकते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द एज। अब अगर वो 8 साल से जो है कम का है तो वो उसकी 2 सर्विंग या 2.5 सर्विंग्स जो है वो ले सकता है, उससे ऊपर है तो 2 to 3 सर्विंग्स, और अगर टीन एज में है तो 4 सर्विंग्स तक भी ले सकता है या 5 सर्विंग्स। इस तरह से उनकी जो है इंक्रीज होती है। और चीज़ भी तो खिलाते हैं ना हम बिल्कुल, बच्चों को। कॉटेज चीज़ आप उनको दे सकते हैं, दैट इज़ वेरी हेल्दी, वो आप उनको खिला सकते हैं, वो उस फॉर्म में दिया जा सकता है। अच्छा। और उसके अलावा पुडिंग्स बना के दी जा सकती हैं, तो जो भी बच्चा जिस फॉर्म में उसको पसंद करता है उसको। और क्या डेली बेसिस पे बच्चों को एग्स खिलाने चाहिए? यस, अंडे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और सबके लिए ज़रूरी हैं, बल्कि एडल्ट्स के लिए भी बच्चों के लिए भी डेली बेसिस पे अगर आप एक एग जो है यूज़ करते हैं तो आपकी जिसे कहते हैं कि एक सर्टेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। वो किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं, फ्राइड हो, ऑमलेट हो, या फिर बॉयल्ड हो, आपकी मर्ज़ी है, वो आप जैसे भी ले, लेकिन लाजमी लेना चाहिए। अनलेस कि आपका कोई बहुत सीवियर हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल का बहुत इशू है या कोई और आपका कोई चल रहा है, तो उस सूरत में फिर आप जो है एग वाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए यही है कि वो अंडा पूरा एक जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो डेली बेसिस पे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, और ज़रूरी भी है कि करना भी चाहिए। वो चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, हर मौसम में ये ज़रूरी है कि वो यूज़ करें। तो जो गोश्त नहीं खाते बच्चे, मटन चिकन वगैरह नहीं खाते, तो उनकी वो डिफिशिएंसी अंडे से पूरी हो जाएगी या वो भी उनको खिलाना नहीं? ज़रूरी है कि सब कुछ आप उनकी डाइट में ऐड करें, किसी एक चीज़ पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। अब देखें सीरियल्स हैं, अगर हम सीरियल्स की बात करें उसके अंदर ओट्स, बार्ले, हमारे पास ये होल व्हीट आ जाता है, ठीक है, किनवा आ जाता है, ये सब आपने ऐड करना है उसकी डाइट के अंदर, थोड़ा थोड़ा करके इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर आप 1 या 2 चीज़ों तक उसको रखेंगे ना, उसने सारी ज़िंदगी उन्हीं चीज़ों पर ही रहना है। वो फिर बाद में भी गोश्त नहीं खाएगा, वो कहेगा मैंने मटन बीफ नहीं खाना। बच्चे फिर ज़िद करते हैं, फिर अडल्टहुड में जाके वो बिल्कुल ये चीज़ें नहीं लेते हैं। ठीक है जी। अब सारा फारूकी हमारे साथ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, हमारे साथ मौजूद है। सारा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बच्चों में ग़िज़ाई जो कमी है उसको किस तरह पूरा किया जा सकता है, कौन कौन सी चीज़ें उनको घर में बना कर दी जा सकती हैं ताकि उनकी जो डाइटरी हैबिट्स है एक तो वो सही हो और दूसरी उनमें कोई भी डिफिशिएंसी ना पाई जाए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे जनाब, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए कारोबारी दुनिया के हवाले से, तो हर काम करने के कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ अखलाकियात और कवायद ज़वाबित होते हैं। अखलाकी इक़दार और अखलाकियात का मुजाहिरा इंसान के बावकार होने की दलील भी देता है। जिंदगी के हर मोड़ पर अखलाकियात का मुजाहिरा करने से इंसान खुद अपने कद में इजाफा करता है, जबकि दूसरा भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता उससे। अखलाकियात हमारी शख्सियत का हिस्सा होती है, चाहे आप स्टूडेंट हो, किसी कंपनी में मुलाजिम हो या फिर कारोबार कर रहे हो। ये टेक्नोलॉजी का दौर है और ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग ने दुनिया भर में एक इनकलाब बर्पा कर रखा है और दुनिया भर में करोड़ों में अफराद इस इंडस्ट्री से वाबस्ता होकर लाखों रुपए महाना कमा रहे हैं। और दुनिया के दीगर ममालिक और कौमें इसलिए हमसे ज्यादा तेजी से कामयाब हो रही हैं क्योंकि एथिक्स, टर्म्स एंड कंडीशंस का ख्याल रखा जाता है उनकी तरफ से। लेकिन हम इस कदर अखलाकी गिरावट का शिकार हो चुके हैं कि हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ ही लेते हैं, जिससे ना सिर्फ हम अपनी कामयाबी के रास्ते बंद करते हैं बल्कि मुल्क और कौम की इज्जत
पर भी जो है सवालिया निशान लगा देते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट अमेज़न को पाकिस्तान में मेरे ख्याल से भी 1 साल ही मुकम्मल हुआ है कि 18,000 पाकिस्तानियों ने असूल व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी और फ्रॉड की वजह से अपने अकाउंट्स ब्लॉक करवा लिए। टिकटॉक की तरफ अगर देखा जाए तो वहां पर 1,20,00,000 से ज्यादा पाकिस्तानी वीडियोस को वायलेशंस की वजह से डाउन कर दिया गया है। इन 2 वाकयात के बाद एक सवाल यहाँ पर ये जन्म ले रहा है कि पाकिस्तानियों के आगे बढ़ने के लिए स्किल्स सीखना जरूरी है या फिर एथिक्स सीखना ज्यादा जरूरी हो चुका है। इस मौजू पर हम आज बात करेंगे कि ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग की दुनिया में कामयाबी के लिए वर्क एथिक्स को समझना और अमल दरामद करना कितना जरूरी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साकिब अजहर साहब हैं, ई कॉमर्स एक्सपर्ट और पाकिस्तान में ई कॉमर्स इंडस्ट्री के पायनियर्स में से एक हैं। साकिब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। साकिब, ई कॉमर्स इंडस्ट्री दिन ब दिन बूस्ट करती जा रही है और हमारे जो खासतौर पर नौजवान नस्ल है उनका इस तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन हम जो नेगेटिविटी हर चीज़ में ढूंढ लेते हैं। अमेज़न की हमारे सामने जो एक एग्जाम्पल है, 18,000 अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं। क्या वजह आपको लगती है इसके पीछे, क्या हुआ है? देखें, सबसे पहले तो इस सोर्स का इस न्यूज़ का कोई सोर्स नहीं है। अच्छा। बिकॉज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जी अकाउंट सस्पेंड हो गए एंड ऑल दिस, बट ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से है? बिकॉज पाकिस्तान में 2 चीज़ें बिकती हैं। एक चीज़ बिकती है नेगेटिविटी और एक चीज़ बिकती है सनसनीखेज और ऐसी चीज़ कि किसी पर इल्ज़ामात लगाए थे। हाँ। तो ऐसा ही हुआ। इस पे एक वेबसाइट ने शेयर किया, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, एंड देन दे आर सेइंग कि अकाउंट सस्पेंड हो गए। बट 18,000 13,000 ऐसा होता नहीं है। ये जो भी ओबीसी वायलेट करता है पॉलिसी, अमेज़न कोई काउंट तो नहीं करके किसी को बता रहा जी हमने 13,000 कर दिए हैं या 10,000 कर दिए। वो ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक ही नहीं करते। अच्छा। तो ये चीज़ को ऐसे फैलाया गया कि पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया जाए। यस, अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं जो कि वायलेट करते हैं, जो कि अनएथिकल चीज़ें करते हैं, बट इस तरह से ऐसी न्यूज़ को मेन स्ट्रीम मीडिया और हर जगह पर ये फैली जिसका कोई सोर्स ही नहीं था। मतलब सबसे पहले तो ये चाहिए था जो कि इस मार्केट्स में लीड कर रहे हैं और मार्केट्स में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनसे ही एक चीज़ पूछ ली लेकिन जाए। बहुत से मेंटोर्स भी तो इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ 18,000 ब्लॉक हुए हैं, या इस तरह का जैसे हमारे मियाँ चन्नू और साहिवाल को भी रेड जोन करार दे दिया गया है, तो उन लोगों ने भी कहा है कि हाँ हुआ है। उनके पास भी एक न्यूज़ गई। नहीं, उनको बिल्कुल करार नहीं दिया गया। ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसका कोई सोर्स ही नहीं है। मैं अगर किसी से पूछूं आप मुझे बताएं जी, अच्छा बताएं कि कैसे इन सिटीज़ को आपने रेड जोन करार दिया है, तो मुझे सोर्स दें। कोई मुझे सोर्स देने को तैयार नहीं है। अच्छा। जब तक मैं इसका सोर्स अमेज़न की ऑफिशियल वेबसाइट पे या अमेज़न के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव से ना देख लूं, तब तक मुझे यकीन नहीं आएगा। बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन किसी नॉर्मल बंदे के पास आ ही नहीं सकती है। बिल्कुल ऐसे वो ये कैसे कह सकते हैं कि एक सिटी को हमने रेड जोन करार दे दिया? ऐसे कैसे हो सकता है ना? कंट्री कह सकते हैं, एक सिटी नहीं कह सकते। अच्छा। तो ये बल्कि मैंने तो उनके हक में ही ये चीज़ कही कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी सिटी के जो लोग हैं वो ओवरऑल एक तो वो भी डिसअपॉइंटेड होते हैं, बट यस, नो डाउट, ये कोई डाउट नहीं है कि अनएथिकल चीज़ें पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं। एक सिटी में नहीं हो रही, कुछ सिटी में हो सकता है ज़्यादा हो रही हों, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 13,000 18,000 या 15,000, बिकॉज ये फिगर किसी के पास नहीं है। अच्छा। और ये फिगर पता नहीं कहाँ से आई है। मैं खुद अभी तक फाइंड कर रहा हूँ कि ये कहाँ से निकली है। जिसने निकाली है वो एटलीस्ट ये बता दे कि ये सोर्स क्या है। तो इट इज अ फेक न्यूज़ कह सकते हैं जो सर्कुलेट हो रही है हर जगह। इट्स अ फेक न्यूज़ अबाउट नंबर्स के 13,000 18,000 ये वो, बट यस, अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं जो कि अनएथिकल चीज़ें कर रहे हैं पाकिस्तान में। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। और ऐसी ये ऑब्वियसली वो बहुत डिटेल हो जाएगी कि क्या चीज़ें कर रहे हैं, फिर मैं अगर वो बता दूंगा तो वो जो नेगेटिव माइंडसेट है वो करने लग जाएगा। अच्छा। तो लेकिन ऐसी चीज़ें, लेकिन हमने उनको अवेयर भी तो करना है ना कि इस तरह की अगर आप चीज़ें करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अब बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान में ऑर्डर रिसीव करते हैं और पैसे कलेक्ट करके फिर चीज़ों को भेजते नहीं हैं उस कंट्री में। तो फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका में से किसी ने ऑर्डर किया है तो आपने ऑर्डर रिसीव करके पैसों को कलेक्ट कर लिया, लेकिन आपने उसको एक फेक ट्रैकिंग नंबर दे दिया और कह दिया कि जी यू विल गेट दिस ऑर्डर इन विद इन सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज, बट आप उस सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज में नहीं पहुंचाते, नहीं देते, लेकिन अमेज़न से पैसे कलेक्ट कर लेते हैं।
तो अमेजोन हैज़ बीन ट्रैकिंग दिस, बट ये ब्लैक शीप्स हर जगह होती हैं, इसीलिए गवर्नमेंट को ये चीज़ों को रेगुलाइज करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है कि हर बंदा इसमें उठकर ट्रेनिंग्स ना देने लग जाए। जैसे दुनिया में होता है, किसी ने भी ट्रेनिंग्स का काम करना हो वो पहले लाइसेंस लेता है। हाँ जी। किसी बंदे ने अगर कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इसी तरह से पाकिस्तान में भी होना चाहिए कि लाइसेंस लेना चाहिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, ताकि रजिस्टर्ड हो, लोग पता हो ये लोग हैं जो करा रहे हैं। अभी पता ही नहीं है कौन क्या बता रहा है, जिसका दिल चाहता है हमसे ट्रेनिंग लेके जाते हैं, 3-4 माह बाद कहते हैं ओके आई विल टीच यू हाउ टू मेक $1000, बट खुद $1000 बनाया ही नहीं है। तो वो पूरी इंडस्ट्री को ख़राब इस तरह से किया जाता है कि एक बंदा खुद कामयाब नहीं है, लेकिन वो लोगों को बता रहा है कि मैं आपको कह सकता हूँ कि आप $1000 कैसे बना सकते हैं। फिर वो आता है जी अच्छा जी फिर ये सारे ही ऐसे हैं, सारे लोग ही ऐसे करें, तो वो पूरी इंडस्ट्री को बदनाम किया जाता है। और ये ओबीसी लॉबीज़ होती हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी काम करती हैं कि कैसे पाकिस्तान में जो चीज़ें डिफरेंट गेटवेज़ आ रहे होते हैं, वो जब इस तरह की न्यूज़ देखते हैं, अच्छा जी 13,000 अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, इधर 18,000 हो रहे हैं, तो हमने इस कंट्री में जाने तो आपको लगता है जानबूझ के ये सर्कुलेट की वो न्यूज़ इमेज जो है एक पाकिस्तान का, और मतलब बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहा था ना कि हम तो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में बूस्ट अप कर रहे हैं। और दूसरी है ओबीसी ये चीज़ है, जैसे अभी मैंने उसको कहा कि किसी भी जगह आपने अगर पाकिस्तान में बहुत सारे पेजेस और न्यूज़ वेबसाइट्स हैं ऑल दिस, तो किसी ने भी ये चीज़ की अटेंशन लेनी है तो ऐसी न्यूज़ लगानी पड़ेगी, यही बिकती है। तो दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। बट अनफॉर्चुनेटली पूरी कौम को मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों उसको एथिक्स की ज़रूरत है, ना कि स्किल्स सीखने की पहले ज़रूरत है। अच्छा। तो हमें सबसे पहले ही एथिक्स सीखने होंगे, ये प्री रेक्विजिट होना चाहिए कि एथिकल बिहेवियर क्या होता है। बहुत सारे लोगों को तो ये वो है ही नहीं। मतलब मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो ये कहते हैं जी कि अभी तो हम अनएथिकल वेज ऑफ मेकिंग मनी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, हम हज पे जाएंगे और माफ़ी मांग लेंगे और अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, अभी लेट अस डू इट। मतलब मैं ऐसे लोगों से भी खुद जब मिला तो मैं बहुत सरप्राइज हुआ कि ये भी एक सोच है। तो मतलब ये हमें बहुत ज़रूरी है कि एथिकल बिहेवियर अपनाना होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक करने होंगे। पूरी दुनिया में अगर हम ये काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट। तो एक बंदे की गलती एक्चुअली कैन इम्पैक्ट द होल नेशन। और हमें तो पता है कि पाकिस्तान के लोगों को किस तरह से बाहर ट्रीट किया जाता है, कि कैसे मैं खुद 15 साल बाहर रहा हूँ, तो मुझसे ज़्यादा बेहतर इन लोगों को कौन जानता है कि ये तो चाहते ही हैं कि थोड़ी सी चीज़ जज्बात में पाकिस्तानियों या लोगों को छेड़ा जाए और ये सारे एक दूसरे के खिलाफ ही हो जाते हैं। ना कि हम लोग एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम यूनाइटेड नहीं खड़े होते, बस लाइन में खड़े। तो दैट्स हाउ इट इज। लेकिन एटलीस्ट हमें करके बताएं साकिब के कौन कौन सी एथिकली जो चीज़ें हमें कोई भी कारोबार, खासतौर पर ई-कॉमर्स या फ्रीलांसिंग हम शुरू करें तो उससे पहले हमें वो चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, स्किल से पहले ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मतलब एथिकली तो एक सबसे पहले तो ये कि हमें मेक श्योर ये करना है कि जो चीज़ हम दिखा रहे हैं दुनिया को वो देनी चाहिए। दूसरी ये चीज़ कि जो टाइम हम कमिट कर रहे हैं पूरी दुनिया में कि हम इस टाइम पर देंगे तो वो ज़रूर देना चाहिए। मतलब दूसरी कि हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि हमने किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमें वो कम्युनिकेशन का एक बहुत ही ज़्यादा लैक है। एंड द बिगेस्ट थिंग आई से इज़ प्रेजेंटेशन स्किल्स, कि हम लोगों में प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है कि अपनी प्रोडक्ट्स को और अपने आप को कैसे दुनिया के आगे प्रेजेंट करना है। ये सारी चीज़ें 4-5 चीज़ें सीखेंगे तो ही फिर स्किल्स की तरफ आएँ। आप डायरेक्ट ही स्किल्स की तरफ आ जाएंगे तो वो ऑब्वियसली एक फिर चैलेंज आएगा, जो कि हम देख रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री में एक हाइप है, जो कि लोग इसको एक जोक है कि रातों रात आप पति बन सकते हैं, लखपति नहीं। तो वो वाला हिसाब है कि रातों रात लखपति बनना चाहते हैं लोग। तो ये ऐसा नहीं है, ये एक पूरे जर्नी है, टाइम लगता है, क्विक रिच स्कीमें नहीं है। कुछ ख्वाब दिखाए जाते हैं, लोग देखते हैं उसको और फिर वो हाइप का शिकार होकर उनकी एक्सपेक्टेशंस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और फिर जब नहीं कामयाब होते तो वो इदारों को ही ब्लेम करते हैं कि ये पूरी इंडस्ट्री ख़राब है, फ्रॉड है, क्योंकि वो फिर ट्रस्ट फैक्टर पूरी इंडस्ट्री से उठ जाता है।
तो क्या लगता है फिर साकिब, हुकूमती सतह पर फिर कोई रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए जो इन चीज़ों को टैकल करे? मैंने बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, आईटी मिनिस्टर पंजाब से भी मेरी मीटिंग्स हैं। अच्छा। और कुछ इदारों से हैं जिनको मैं ये पॉइंट रेज कर रहा हूँ, बिकॉज हम ग्राउंड में मौजूद हैं, हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि हमें इसको रेगुलाइज करना होगा तो ही हम इस इंडस्ट्री को संभाल सकते हैं। अच्छा। अदरवाइज जिसका जो दिल चाहेगा वो, ये एक ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि अमेज़न जैसे इदारे ने पाकिस्तान को अप्रूव किया, अब इसको सस्टेन करना है। ये इतना ज़्यादा इसको इतनी जो कि हम देख रहे हैं चीज़ें, ये इसको कंट्रोल करना होगा, और इसको कंट्रोल करेंगे तो ही हम इसको आगे और मज़ीद चीज़ों को, गेटवेज़ को और बहुत सारी चीज़ें जो कि पाकिस्तान में आने वाली हैं उनको ला पाएंगे। तो गवर्नमेंट को ये रेगुलाइज करने होंगे, जो भी इदारे हैं पाकिस्तान में ज़रूर दें ये चीज़ें, लोगों को सिखाएं, लेकिन पहले वो एक SOPs को पूरा करें। SOPs के उनके इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड होने चाहिए। Exactly, और मतलब एक सर्टिफिकेशन होनी चाहिए ना कि आप, अब हम देखते हैं कि हर कोई लेके बैठ जाता है, ट्रेनिंग सेशन लेके बैठ जाता है कि हाँ मैं अपना इदारा चला रहा हूँ और मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। तो उसके पीछे एक पूरा इदारा होना चाहिए, उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी जाके आप लीगली ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर कल को कोई जैसे अगर कल को कोई ऐसी चीज़ होती भी है तो हमें पता है ये 100 इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड हैं, इन 100 इंस्टीट्यूट के थ्रू ही ये कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अभी हमें पता ही नहीं है वो 100 है, 1000 है या 10,000। हाँ। तो इसके पीछे जो है हुकूमती सतह पर भी काम होना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए, टिकटॉक की भी मिसाल हमारे सामने है साकिब, कि वहाँ पर भी वायलेशंस होती हैं, बहुत से अकाउंट्स या बहुत सारी वीडियोस को डाउन किया जाता है, तो उसके एथिकली जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अलग हैं इस फील्ड से? बिल्कुल। मैं ये पहले भी कह चुका था कि 2 तरह के कंटेंट है पाकिस्तान में, एक है वल्गर और एक है पॉजिटिव या प्रोडक्टिव कंटेंट। और टिकटॉक पे अक्सरियत जो है वो वल्गर कंटेंट की है। अनफॉर्चुनेटली आप अक्सर देखते हैं कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर कोई फीमेल है या कोई भी मेल है, वो वॉक भी कर रहा है तो उसको स्लो मोशन पे एक डिफरेंट तरीक़ों से किया हुआ है एंड ऑल दिस, तो एक बड़ा वल्गर सा बिहेवियर अपनाया जाता है जस्ट टू गेन व्यूज़ एंड फॉलोअर्स बेसिकली। तो ये, और अनफॉर्चुनेटली देखने वाले भी ऐसे ही हैं। अगर आप प्रोडक्टिव वीडियो लगाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके व्यूज़ क्या हैं, और जो नॉन प्रोडक्टिव है तो उसके व्यूज़, तो वो देखने वाले भी वही हैं और लगाने वाले भी वही हैं। तो ये ऑब्वियसली टिकटॉक ने बहुत दफ़ा बैन किया पाकिस्तान को, और अब तो रिसेंटली टिकटॉक ने जैसे फेसबुक मोनेटाइजेशन है, इसी तरह से टिकटॉक ने एक इस तरह का मॉड्यूल लॉन्च किया पाकिस्तान में कि लोग टिकटॉक के थ्रू पैसे भी बना सकते हैं। मींस कि अपनी वीडियोस के ऊपर एड्स भी लगा सकते हैं, जो कि जितने लोग उस ऐड को देखेंगे देन टिकटॉक एंड अप पेइंग टू द पीपल इन पाकिस्तान। ये रिसेंटली पिछले कुछ वीक्स पहले ये अप्रूव हुआ। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपके कंटेंट जो हैं वो बहुत प्रोडक्टिव हों और लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकें। ये समथिंग हमारी नेशन को बहुत ज़रूरत है अंडरस्टैंड करने। दूसरा मुझे ये बताइए कि पोटेंशियल कितनी है ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग की बात करूँ, फ्रीलांसिंग में तो हम 4थे नंबर पर हैं इस वक्त, ई कॉमर्स में कहाँ पर हम खड़े हैं और कितनी पोटेंशियल है इसमें अभी भी? वेल, ई कॉमर्स पे तो हम बहुत पीछे खड़े हैं एक्चुअली। अच्छा। अगर हमारी मार्केट साइज़ है वो सिर्फ $4 बिलियन की है, और ये जा रही है $7-8 बिलियन की विद इन फ्यू ईयर्स, जो कि बड़ी अच्छी रफ्तार से, आज से 1-2 साल पहले ये $1 बिलियन था। तो बड़ी एग्रेसिवली इट्स एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स टू द राइट डायरेक्शन। और लेकिन अभी क्योंकि इतनी तेज़ी से ज़्यादा हुई है तो इसको कंट्रोल करना होगा टू इंश्योर कि हमारे जो प्रोसीजर्स, पॉलिसीज़ और पॉलिसी मेकर्स हैं और अथेंटिक बॉडीज़ हैं इस चीज़ को कंट्रोल में लें, ना कि इसको ऐसे ही खुला छोड़ दें जो जिसका दिल चाहे वो करता रहे। अब ये एक बहुत बड़ी बिजनेस बनने जा रही है। अच्छा। और क्योंकि अगर हम देखें दुनिया कहाँ है, दुनिया है इस वक्त, अगर हम इंडिया की एग्जांपल लें तो $250 बिलियन की कॉमर्स की मार्केट है। यूरोप की 405 है, अमेरिका की 705 है, राइट। टर्की की 190 बिलियन डॉलर, तो हम $4 बिलियन पे हैं। तो दैट्स हाउ द डिफरेंस इज। बट ये 4 बिलियन भी एक साल में ही हुआ, 1 बिलियन से 4, अब 4 से ये 7 होने जा रहा है। तो इट्स रियली ग्रोइंग रियली फास्ट, पीपल आर एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स इनटू इट।
बट ये कि हर मुल्क में ये पॉलिसीज़ बनी होती हैं, ऐसे नहीं हर कोई उठकर ई कॉमर्स का काम शुरू कर सकता। ये बड़ा ज़रूरी है हमें कि इसको कंट्रोल में लें, और बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री उठ रही है, और इसको हमें लोगों का ट्रस्ट इसके ऊपर रहना चाहिए, ना कि वही वाली चीज़ कि ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड है, जो कि हम अक्सर शुरू से बचपन से सुनते आए हैं, और वो इस चीज़ को अब चेंज करने का टाइम आ चुका है। रिजीम चेंज करने का टाइम आ चुका है ताकि लोगों में एक ट्रस्ट डेवलप हम कर सकें। दूसरा साकिब मुझे बताइएगा कि इस इंडस्ट्री में हमारे पास और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं और क्या तरीका आ जाता है पैसा कमाने का? ड्रॉप शिपिंग है, वर्चुअल असिस्टेंट्स है, इसके अलावा और भी चीज़ें, या सिर्फ हम ड्रॉप शिपिंग के थ्रू ही पैसा कमा सकते हैं? वेल ड्रॉप शिपिंग बहुत ही एक रिस्की मॉडल है, और वो ही लोग कर रहे हैं जो कि इसमें बहुत एक्सपर्ट हैं, बिकॉज इसमें अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। बट इसमें बहुत सारे और मॉडल्स हैं, हम अपना ब्रांड डेवलप कर सकते हैं, प्राइवेट लेबल है। अगर आप ब्रांड डेवलप के पैसे नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो आप चले चलाए ब्रांड्स की अप्रूवल लेकर आप उन प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं, सच एज FBA होलसेल जिसका नाम है। अगर आप ये सारी चीज़ें भी नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मार्केट्स है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस वक्त अपना स्टोर भी बना रहे हैं, तो लोकल ई कॉमर्स भी करें आप पाकिस्तान में, अपना स्टोर बनाकर आप टारगेट करें डिफरेंट सिटीज़ को, डिफरेंट नीच को। बहुत सारी होलसेल मार्केट्स हैं पाकिस्तान में जहाँ पर आप जाकर उन प्रोडक्ट्स का फ़ोटो शूट एक बहुत अच्छा करके अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करके आप उसको सेल कर सकते हैं। और पहले दिन से ही आप चाहते हैं कि जी मैं छठी सीढ़ी पर चढ़ जाऊं जो कि अमेज़ॉन है, तो क्यों ना पहली सीढ़ी पे चढ़ें, पहले अपना स्टोर बनाएं, अपना लॉन्च करें, अपना हैंड्स ऑन करें, पूरा प्रोसेस पता चल जाए, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ भी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जाएं। तो ये चीज़ हम बहुत इनकरेज करते हैं कि पहले किसी की सर्विसेज देने से पहले, बहुत बड़ी मार्केट पे जाने से पहले, आप पहले एक छोटे लेवल से भी स्टार्ट करें, एटलीस्ट समझ तो लगे क्या है, ना कि अगर आप एकदम से इतना बड़ी छलांग लगा दें क्योंकि ज़िंदगी में कभी काम किया ही नहीं है। तो इसलिए छोटे लेवल से काम शुरू करके अपने आप को स्केल करें। लेकिन हमारा माइंडसेट ये बना हुआ ना साकिब कि हम इंटरनेशनली ब्रांड्स या बड़े बड़े कंपनीज के साथ चलेंगे तभी हमारा काम बन सकता है या हम पैसा कमा सकते हैं, ना कि हम जो हमारी लोकल प्रोडक्ट्स बन रही है उनको बेच हम पैसा कमा सकते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में देख लें, लाहौर में बहुत ज़बरदस्त मार्केट्स हैं होलसेल की, इसी तरह कराची में हैं और बहुत दूसरे शहरों में भी हैं। और मैं ये स्टूडेंट्स को यही इंकरेज करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा बच्चा जो कि सक्खर में बैठा है, वो नहीं इन बड़ी बड़ी मार्केट्स प्लेसेस जो होलसेल की पाकिस्तान में मार्केट्स हैं आ सकता, तो लोग अपनी सर्विसेज भी दें दूसरे शहरों को एज अ होलसेलर। ऑनलाइन एक बच्चा बैठा है जिसके पास 50 होलसेलर मौजूद है, वो कहता है जी मैं शालमी से या कराची में सदर से आपको इस तरह की प्रोडक्ट्स होलसेल में प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसी वेबसाइट्स पाकिस्तान में बहुत कम है जो कि एज अ मिडल मैन के तौर पे काम करते हैं। तो अली बाबा टाइप ऐसी वेबसाइट्स तो हैं जहाँ आप इंटरनेशनली बाय कर सकते हैं, बट विद इन पाकिस्तान भी हम ये इनकरेज कर रहे हैं कि आप लोकली भी इस तरह की चीज़ों को डेवलप करें, जो कि एक बहुत अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन लोकली भी क्या सारी प्रोडक्ट्स को इसके ऊपर इंगेज किया जा सकता है या कोई स्पेसिफिक? कोई नीच देखनी होती है कि क्या नीच है, कीवर्ड ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, सीज़न कौन सा आ रहा है इस वक्त, मतलब वी नो व्हाट इज़ कमिंग अप। हमें पता है कि जी आईफोन लॉन्च होने वाला है, राइट, सो एवरीवन विल बी लुकिंग आफ्टर एक्सेसरीज ऑफ आईफोन, तो वी नीड टू बी रेडी फॉर इट। और बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं, तो उन इवेंट्स में जैसे अभी पिछले दिनों 14 अगस्त गुजरी, तो बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें की। तो ये कि आपने इवेंट्स बेस्ड भी काम कर सकते हैं और ऐसी नीच जो कि सदाबहार भी रहे। बहुत सारे लोग फैशन रिलेटेड काम करते हैं, वो फीमेल्स का करते हैं, किड्स रिलेटेड काम करते हैं। तो ये आपने अपनी नीच को सिलेक्ट करना है, मैं किस नीच में किस स्टोर में जाऊँ, या मैं एक जनरल स्टोर बनाऊँ कि मैं सारी चीज़ों को एक जगह पर रखूँ। और ऑब्वियसली आप डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे भी सेल करें, लेकिन मैं ये ज़रूर इनकरेज करता हूँ कि अपना एसेट भी होना चाहिए, अपना स्टोर भी होना चाहिए। या अमेज़ॉन पे होना चाहिए, लेकिन वो बहुत पैसे लगते हैं उसके अभी, तो इसलिए क्यों ना लोकली बनाएं, क्यों लोकली ऐसे मुल्क में भी बना दें जहाँ पर आप फ्रांस में कुछ बेचें। मैं स्कॉटलैंड की एक एग्जांपल लूँ, स्कॉटलैंड की आप ड्रेसेस बेचें जो कि ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं, यहाँ पे एक लाहौर में ही मौजूद हैं, वो स्कॉटलैंड में बहुत अच्छा एक स्टोर चलाते हैं ऑनलाइन जो कि ट्रेडिशनल ड्रेसेस बेचते हैं, फैसलाबाद से बनवा कर ही स्कॉटलैंड में स्कॉटलैंड के लोगों को टारगेट करते हैं वाया डिजिटल मार्केटिंग जो कि फेसबुक एड्स। क्या बात है, मतलब इस तरह आप
फाइंड आउट पहले करें ना कि चाहिए क्या है, कहाँ पर आपको थोड़ा सा मार्जिन मिल रहा है, उसको फिर आप फुलफिल करने की कोशिश करें। अच्छा, लास्ट पे साकिब मैं ये जानना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी 5 स्किल्स हैं जो आप हमें बताएंगे कि हमें 2022 में सीखनी चाहिए ई कॉमर्स के हवाले से। देखें, हम अगर देखें कि पाकिस्तान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो ये कह रहा है कि क्या होने जा रहा है, तो उसमें ई कॉमर्स ऑब्वियसली एक तो है ही है कि विच इज़ गोइंग टू बी ट्रेंडिंग एंड ऑल दिस। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि सारी ज़िंदगी आप इन स्किल्स पे ना रहें, बिकॉज थिंग्स इवॉल्व होती है। दैट इज़ द अदर थिंग इज़ विच इज़ वेरी मच गोइंग टू बी हॉट, विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज बहुत सारे लोग इस वक्त इस चीज़ पे मूव टूवर्ड्स कर रहे हैं और इतना ज़्यादा डाटा है कि वी नीड लॉट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू गो टूवर्ड्स एंड टूवर्ड्स। ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद एक साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त मसला है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कि हमने अपने पूरे सिस्टम्स को सिक्योर कैसे करना है, और ये एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं इसमें मर्ज कर रहे हैं और लोगों को ये चीज़ चाहिए आगे जाकर। और पाकिस्तान में जो एक स्टार्टअप कल्चर है, अगर फोर्थ चीज़ को देखें, ये कि हमारे पास पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जो आईटी की चीज़ें हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लैक करती हैं इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी। अच्छा। तो ये पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर हाउसेज 80% जो हैं वो 25 लोगों से ज़्यादा नहीं हैं। तो वी इनकरेज कि किस तरह से आपने अपनी आईटी सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करना है एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी ऑलवेज से कि जी हम इंडिया से हर चीज़ कंपैरिजन करते हैं, जो कि इट्स गोइंग वेरी टूवर्ड्स हाई। एंड 5वां स्किल जो है एथिक्स, एज आई से, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर स्किल है जिससे ये आपके पास नहीं होगा एथिकली कम्युनिकेशन और तो प्रेजेंटेशन, पहले 4 फायदा नहीं तो है, फ़ायदा मतलब नहीं है उन हाँ। सब चीज़ों का। अगर आप एथिकली अगर किसी चीज़ को लेकर नहीं चलेंगे तो बाकी चीज़ों का फिर फ़ायदा ही नहीं होगा, आप उसमें सक्सेस ही नहीं पा सकते हैं। हमारे साथ साकिब अज़हर मौजूद थे। साकिब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं और हम बात करते हैं कि किस तरह इस इंडस्ट्री में हम इमर्ज कर सकते हैं, आगे बूस्टअप कर सकते हैं, लेकिन कुछ कवायद व ज़वाबित के साथ। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और लाहौर पंजाब का सबसे अहम शहर है। पंजाब भर की किस्मत के सब फैसले इसी शहर में लिए जाते हैं और तख्ते पंजाब का वारिस तब्दील होते ही इंतजामिया में तब्दीलियों का सिलसिला जारी हो चुका है और बड़ी सतह पर पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और इंतजामी ओहदेदारान की ट्रांसफर और पोस्टिंग की जा रही है। लाहौर की अगर बात की जाए तो कमिश्नर लाहौर के बाद डिप्टी कमिश्नर को भी तब्दील कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा की जगह मोहम्मद अली को डिप्टी कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने नए चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के लिए भी 3 नाम भिजवा दिए हैं और वफाकी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तब्दीली से माजरत कर ली है। और पंजाब में जारी तब्दीलियों के हवाले से जनाब आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हैं दुनिया मीडिया ग्रुप, हसन रजा। हसन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम, ज़बरदस्त। हसन, अभी हमने देखा कि सियासी इस्तेहकाम आया ही था और सारी चीज़ें स्टेबल हुई थी, तो अब ये बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र और तब्दीलियाँ होना शुरू हो गई हैं। तो ये क्या इस तरह करना ठीक है कि जैसे ही हुकूमतें चेंज होती हैं तो ट्रांसफ़र्स होना शुरू हो जाती हैं ओहदेदारान की या फिर हाई पोस्ट की? देखिए, ये हमेशा से ये देखने को मिला है। मैं 2005 से ये सिचुएशन देख रहा हूँ कि जब भी हुकूमतें तब्दील होती हैं तो हर जो भी सियासी टीम आती है मैदान में, वो अपना जो है वो टीम लेकर आती है। अच्छा। ताकि क्योंकि उनके 3 मामलात होते हैं। एक तो उन्होंने अपने मसाइल हल करवाने होते हैं अपने हलकों के, दूसरे फिर तरक्याती स्कीमों पर इकदाम करने होते हैं, फिर भर्तियों के मामलात हैं, फिर इंतज़ामी मामलात हैं, फिर साज या टैके टूके के मामलात हैं। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं सियासी अफराद के। तो वो जब भी कोई सियासी हुकूमत तब्दील होती है तो वो अपनी अफसरान पर मुश्तमिल टीम लेकर आती है। अगर देखा जाए तो जब हमजा शहबाज शरीफ साहब का दौर आया 1-1.5 माह के लिए या कुछ अरसे के लिए, तो उस वक्त भी हमने देखा तो वो उस कुछ दौरानिए में ही उन्होंने अपना
जिसे कहा जा सकता है कि CCP लाहौर हो, बाकी और दीगर अफसरान को एक बड़ी टीम जो है वो तब्दील कर ली थी। यहाँ तक हमने देखा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर पंजाब भी तब्दील हो गए थे, नबील अवान लग गए थे। इस तरह के कई आम मामला जो है वो देखने को मिलते हैं। अब ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो अगर मैं बात करूँ, 3 चीज़ें जो है वो चलती दिखाई दे रही हैं। अगर देखा जाए तो उस्मान बुज़दार साहब के दौर में तकरीबन 1100 सिविल अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए थे। 1900 अफसरान वो थे जो पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके तकर्रुर तबादले किए गए थे। और टोटल अगर आप देखें तो तकरीबन ये 3000 से ज़ायद अफसरान हैं जिनके तकर्रुर तबादले किए गए थे 3.5 सालों में। जबकि अनीता तोराब का एक केस है, वो ये कहते हैं उसमें वाज़ह तौर पे ये कुछ हदायत दी गई हैं, जिसमें ये कहा गया है, बल्कि अहकामात है, ऑर्डर है, जिसमें ये कहा गया कि आप एक उनका जो दुरानिया है, एक जो मखसूस है, उससे पहले आप उनको तब्दील नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो सीधी सी बात है, अगर एक कम से कम एक ऑफिसर का रूल ऑफ बिजनेस में भी हर चीज़ मेंशन है कि कम से कम 3 साल तक एक बंदे को आप एक ऑफिसर को एक पोजीशन पर रहने दें। लेकिन ये देखिए, अगर एक ऑफिसर रहता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कमिश्नर लाहौर डिवीजन एक 3 साल तकरीबन वो कुछ अरसा यहाँ पर रहे, फूड अथॉरिटी में रहे, प्राइमरी हेल्थ डिपार्टमेंट में रहे। जब वो कुछ अरसा रहते रहे तो उनकी काम में भी बेहतरी आती गई, महकमों में भी पोजीशन बेहतरी आती गई, चाहे वो फूड अथॉरिटी हो, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिस हो, चाहे वो कमिश्नर का ऑफिस हो, वो सिचुएशन बेहतरी देखने को मिली है। यही चीज़ें हैं कि तब्दीली तो आती है जब इस तरह के मामलात आए। और ख़ास तौर पे हमने ये देखा कि अब क्योंकि अब जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला आए हैं, तो इस मौके पर कि जब 2 गवर्नमेंट हो, 2 सिचुएशन हो, ख़ास तौर पे जब 2 जमातें मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं तो वहाँ पर बहुत सारे इख्तलाफात आते हैं। वफाक में भी आपने देखा है कि यही हुआ, वहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, फिर दीगर इत्तेहादी जमातों का जो है प्रॉपर एक मिलकर उनको वफाक में आना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते रहे। आसिफ ज़रदारी साहब के भी यही इतराज़ात रहे कि आप हमसे मिलकर जो है वो हुकूमत नहीं चलाते। इस तरह के अभी भी उनके जो है वो इतराज़ात सामने आते रहे, जिस वजह से वो बाहर चले गए, दुबई में मुक़ीम है, और वो कहते हैं कि हम शायद अब इनके साथ, अब वो देख रहे क्योंकि उनकी पॉलिसी कुछ और है। इसी तरह अगर वफाक पंजाब की बात की जाए, यहाँ पर भी ये 2 हुकूमतें हैं और अब तक तकरीबन 324 से ज़ायद अफसरान के यही जब से चौधरी परवेज़ इलाही साहब आए हैं तो तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। जो भी हुकूमत आती है तो तकर्रुर तबादला पहला फोकस होता है। सबसे बड़ी पोजीशन वो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब की। देखें, जब भी IG पंजाब की तब्दीली का मामला क्यों हुआ, ये तकरीबन अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो ये शुरू होती है 5 अगस्त से। 5 अगस्त को साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फ़ोन करते चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और उनको ये कहते हैं कि कुछ ऑफिसर्स हैं जो 25 मई के हवाले से जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर तशद्दुद किया मुकदमा दर्ज किए थे, उनको ओहदे से हटाया जाए। पुलिस अफसरान तो खुद ब खुद कुछ तब्दील हो जाते हैं, DIG ऑपरेशन, CCP लाहौर, कुछ को हटा दिया जाता है, कईयों के खिलाफ एक्शन हो जाता है। 37 के करीब उन्होंने शायद फहरिस्त भी बनाई थी। टोटल 72 अफराद हैं जिनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करनी थी। इसमें 3 चीज़ें सामने आई थी। एक तो ये थी कि उन्होंने कहा था इनको फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया जाए, पुलिस ऑफिसर्स हटा दिए गए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला था सैयद अली मुर्तज़ा, बहुत गैर जानिबदार ऑफिसर थे, लेकिन उस पर चीफ सेक्रेटरी कहते थे कि ये शायद बेहतरीन ऑफिसर है, इनका किसी में रोल नहीं है, तो हम इनको नहीं हटाना चाहते, हम इनको किसी दूसरी जगह पर तैनात कर देते हैं। तो ये मामला अगर देखा जाए तो ऐसे लगा कि शायद चीफ सेक्रेटरी ने, उनको ऐसा लगा कि शायद उनकी टीम तब्दील करके फिर उनसे कैसे आप रिजल्ट ले सकते हैं। जब आपकी टीम तब्दील कर दी जाए तो आप कहाँ से प्रॉपर वो रिजल्ट दे सकते हैं। इस पर बहुत सारे वो जो है उन्होंने सवालात उठाए। इस पर जब ये मामला बढ़ता चला गया तो फिर चीफ सेक्रेटरी ने वफाकी हुकूमत को खत लिखा। एंड उस वक्त जब वफाक पंजाब कैबिना ओथ लेने लगी थी, उससे ठीक 10 मिनट पहले वफाक को खत लिखा जाता है और वो कहते हैं कि ना तो वो ओथ कैबिनेट में ओथ टेकिंग सेरेमनी में आते हैं, वो लिख देते हैं वफाक को खत कि मैं पंजाब में काम नहीं करना चाहता। उसके बाद 2 चीज़ें होती हैं। परवेज़ इलाही साहब चीफ सेक्रेटरी को अपने साथ रखना चाहते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छा तरीके से ये मामला चलाने की कोशिश करते हैं। फिर ये मामला चलता है, इमरान खान साहब जाते हैं, शफकत महमूद साहब मुलाकातें करते हैं। ये वो मैं बता रहा हूँ कि जो अंदर की कहानी जो चीज़ चलती क्या रही, और ये बिल्कुल कंफर्म है, कोई इसको चैलेंज भी करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि ये मैं वो बता रहा हूँ कि मैंने यानी ऑथेंटिक मेरे पास सोर्सेज हैं जिनसे जो राब्ते शाब्ते होते रहे। फिर उसके बाद ये मामला चलता रहा। शफकत महमूद से 3 मुलाकातें हुई चीफ सेक्रेटरी पंजाब की, 1 घंटे से 3 घंटे तक मुलाकातें उनकी रहीं और फिर ये मामला रुका नहीं, बल्कि किसी हद तक मामला को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। वफाक ने भी कह दिया हम चीफ सेक्रेटरी को तब्दील नहीं करेंगे। हाँ जी। तो इस असना में
अगर देखा जाए तो चीफ सेक्रेटरी को कहा गया कि आप अपना खत वापस ले लें। उन्होंने कहा मैं खत वापस नहीं लेने को तैयार। तो कुछ ये मामला चल ही रहा था, तो फिर DGLD और सेक्रेटरी हाउसिंग की तैनाती के हवाले से कुछ मामला ज़ेर गौर आ गए। वो जो अब DGLD लगे हैं वो बेहतरीन और इंतहाई कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं जो अब इन्होंने लगाए हैं, लेकिन अब दूसरे भी हैं वो उन पर वो चीफ सेक्रेटरी का ये ख्याल था कि शायद उनकी रिपोर्ट हमारे पास बेहतर नहीं आ रही, तो शायद वो उनको नहीं लगाना चाहते, या सेक्रेटरी हाउसिंग पे वहाँ पर ऑफिसर्स को नहीं लगाना चाहते। उनके ये कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। परसों को यानी 17 अगस्त को शाम को इमरान खान की दोबारा कॉल आती है चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, और वो ये कहते हैं कि मैंने 2 दफ़ा मोहम्मद सलाई को कहा, लेकिन शायद उन्होंने आपको ये बात कही नहीं कि ये ऑफिसर्स तैनात कर दिए जाएं। तो उनका ये कहना था कि जी बिल्कुल ये मैंने ऑर्डर रोके हुए हैं। अच्छा। जो मेरे जो ज़राए बनी गाला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये ज़राए तस्दीक करते हैं कि इस तरह की उनकी बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम ओहदा छोड़ दो। जो भी चीफ सेक्रेटरी ने अपना जो कहा होगा कि मैं नहीं काम करना, पहले ही मैं खत लिख चुका हूँ, इस तरह की कोई बात की होगी। तो वहां से फिर इमरान खान साहब ने ये कहा ठीक है मैं कोई नाम भिजवाता हूँ। अच्छा। और फिर उस पे बाद जो है चीफ मिनिस्टर को फोन किया, और फिर उसके बाद 3 नाम वफाक को भिजवाए, और फिर जो मामला चले गर्मी लेकिन अब तो सर्दी के जो वफाक ने मामला माजरत थे, कर लिया ना, लेकिन चीफ वफाक ने सेक्रेटरी तो इस वजह से माजरत की है मुनीबा, कि उनका ये कहना है कि जब तक इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस कर रखे हैं 25 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, वो ज़िमनी इलेक्शन जिस पे तहरीक इंसाफ ने अपने इस्तीफे पेश किए थे उसके बाद होने, जिसमें ननकाना और बाकी जिला शामिल हैं। तो वो ये कहते हैं कि जब तक ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो जाते आप कंटिन्यू करेंगे। अच्छा। ये तो एक पूरा मामला चला। उसके बाद अब देखते हैं कि पंजाब किस क्या स्टैंड लेती है, क्या इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त करती है या क्या वो अदालत में जाते हैं, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं सारे मामला अदालतों से ही होते हुए आ रहे हैं। तो अब एंड जाके अदालत में ही होता है। लेकिन लेकिन हसन हम देखते हैं कि जब भी कोई हुकूमत में आते हैं ना, जितने भी ओहदेदारान हैं, तो सबसे पहले वो दावा यही करते हैं कि सियासत की नज़र नहीं होंगे, जितने भी अदारे हैं, जितने भी अफसरान हैं वो अपना काम सर अंजाम देंगे, जो भी जिस पोस्ट पे मौजूद है वो वहीं पे रहेगा। लेकिन फिर भी सियासत इसमें मुदाखलत करती है। ये हमेशा से रहा है मुनीबा कि जब कोई भी मामला हो सियासी मुदाखलत तो हो, ये पॉसिबल नहीं है कि उसमें ना हो। लेकिन फिर दावा क्यों किया जाता है कि हम तो मुदाखलत नहीं करें? डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो कोई फीता कटिंग सेरेमनी हो, कुछ भी काटने का मामला, कुछ भी मामला हो, उसमें सियासी मामला हर चीज में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। ऑफिसर्स की तैनाती तक वो देखा जाता है कि ये हमारी कितनी बात मानेंगे। अच्छा। अभी आप देखें असिस्टेंट कमिश्नर, सब रजिस्ट्रार, इस तरह के ऑफिसर्स की तबादले हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो बेशुमार हमने देखा कि सियासी अफराद वहाँ पर आते हैं, आकर उनको एक लंबी फहरिस्त देते हैं, और फिर ये नहीं कहते कि हमने वो ये कहते हैं कि लाइक मुनीबा है तो हमें इसी जिले की DC चाहिए मुनीबा। अच्छा। हमें इसी जगह का कमिश्नर चाहिए। वो ये रट लगाते हैं। वो ये नहीं कहते कि अगर यहाँ पे नहीं लग सकता तो यहाँ पे लगा दें। वो ये कहते हैं हमें यही बंदा यहीं पर चाहिए, हमें ये चीज यहीं पर चाहिए। लेकिन एक चीज अच्छी हमें देखने को मिली इस सारे मामले में कि जो हम सिचुएशन जो है वो हमें नज़र आ रही है, वो शायद वो ये है कि पंजाब में जो इन्होंने अभी कुछ रोज़ कबल यानी परसों को शायद तकर्रुर तबादले जो किए गए, जिसमें वज़ीर आला ऑफिस में कुछ ऑफिसर्स भेजे, वो बड़े गैर जानबदार ऑफिसर भेजे, और ख़ास तौर पे जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली जो तैनात किए गए, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड सर्विसेज ग्रेड 19 के ऑफिसर हैं, बड़े बेहतरीन बंदे, पहले डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी वगैरह बड़ी अच्छी जगहों पे रहे हैं। अच्छा। ये हम ये कह सकते हैं कि ये वो ऑफिसर किसी सिफारिश के बगैर लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 3 रुकनी कमेटी जिसमें CM ऑफिस के और ब्यूरोक्रेट शामिल थे, उसमें जो चीज़ें तय पाई, उसके बाद उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इंतहाई मेरिट को मद्देनजर रखते हुए ये तकर्रुर तबादले और तैनातियाँ की हैं। और ख़ास तौर पर हमने ये देखा अब तो, क्योंकि ये सारे मामले के बाद वफाकी हुकूमत तो नहीं हम कह सकते, इमरान खान ने 4 रुकनी कमेटी बना दी है, जिसमें सरदार उस्मान बुजदार साहब होंगे, शफकत महमूद साहब होंगे। आप हंस मुस्कुरा पड़ती हैं बुजदार साहब का नाम सुनने के बाद, पता नहीं सब ये आप नहीं, हर ऑफिसर मुस्कुराता है, हर ऑफिस, क्योंकि वो इतना प्यारा और शरीफ बंदे थे कि वो जो डायरेक्शन देते थे इम्प्लीमेंट होता था, काम होते थे। ऐसी तो नहीं 3000 ऑफिसर्स के तकर्रुर तबादले हो गए। अच्छा, तो वो इसके साथ साथ पुलिस अफसरान के भी तबादले होते थे, बहुत सारी ऐसे तैनातियां भी हो जाती थी। वो अलग चीज़ है कि वो उस्मान बुजदार साहब, हर बंदा ये चाहता है कि उस्मान बुजदार साहब जैसा ही हमें चीफ मिनिस्टर मिले, तो वो मुमकिन नहीं है, वो मुमकिन नहीं है। ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, क्योंकि उस्मान बुजदार साहब और चौधरी परवेज लाइले में बहुत फर्क है, जमीन आसमान, वो जमीन आसमान का फर्क है। वो ये समझते कि जिस तरह के बुजदार साहब हमारे ऑर्डर इम्प्लीमेंट करा देते थे, चौधरी साहब भी कराएंगे। चौधरी परवेज लाई साहब एक बजे हुए सियासतदान है, वो पहले भी चीफ मिनिस्टर पंजाब रह चुके हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली रह चुके हैं, पूरा खानदान उनका अगर आप देखें। और मैं अब भी देख रहा हूँ कि उस्मान बुजदार साहब के दौर में
चीफ मिनिस्टर के दरवाजे खुले नहीं होते थे। अच्छा। अब वहां पर जो है अच्छा खासा कोई आम भी शख्स चला जाए तो उनको बहुत मुश्किल से एक्सेस मिलती थी। लेकिन अब अगर चले जाए तो मेरे ख्याल में कुछ सिर्फ आपको शनाख्ती का नंबर दर्ज करवा के प्रॉपर सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद आप अंदर जा सकते हैं। और आप वहां पे तो ऐसे लगता है कि शायद अब तो असल में दरवाजे अब खुले हमें नजर आते हैं। परवेज लाई के दौर में पहले भी इसी तरह ही था और अब भी हमने देखा कि वो अवामी मसाइल ज्यादा हल करते हैं। आप देखिए जिससे उन्होंने बड़े बड़े डिसीजन लिए, गुजरात को उन्होंने पूरी डिवीजन बना ली, इसी तरह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से काम शुरू कर दिया। फ्री एजुकेशन के हवाले से भी उन्होंने फ्री एजुकेशन ये बहुत अच्छा जो कदम उठाया है उन्होंने। इसी तरह अगर देखें तो पंजाब में तो करोड़ तबादलों के हवाले से उस्मान बुजदार साहब हैं, शफकत महमूद साहब हैं, सब्तैन खान साहब हैं। सब्तैन खान साहब के बाद हसन खावर को शामिल किया गया है। ये 4 अफराद जो सिफारिशात आएंगी उनको देख के सीएम साहब को सिफारिश करेंगे, फिर उसके बाद वो सिफारिशात ब्यूरोक्रेसी को जाएगी, वहां पे तो करोड़ तबादले होंगे। लेकिन ये मेरिट पे होगा, दावे करेंगे कि ये मेरिट पे होगा। लेकिन हम इसको किस हद तक कह सकते हैं कि ये मेरिट पे होगा, ये तो अब आने वाले दिनों में जब चीजें आएंगी तो फिर ही कहा जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है जो ऑफिसर समझते हैं, वो ये समझते हैं कि पंजाब में किसी एक जगह पर ऑफिसर्स को लगाना और वो सोचो विचार करके ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है उनके लिए कि हमने किस पोजीशन पे लगाने जा रहे हैं और कौन सा ऑफिसर लगाने जा रहे हैं, क्या वो फील्ड में इतना एक्सपर्ट हो सकेगा। लाइक चंद एक अच्छे फैसले थे जिसमें कैप्टन उस्मान लगा, अब ये मोहम्मद अली साहब लगे, इसी तरह और भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब खुद हैं, भी तो वफाक में चले, हाँ जी वो भी वफाक में चले गए, क्योंकि जब वफाक उनका पेरेंट डिपार्टमेंट है, जब वफाक बुला ले तो ऑफिसर्स को जाना पड़ता है। इसी तरह और भी बेशुमार ऑफिसर्स हैं अगर आप देखें, और बेशुमार इंतहाई अहम होते हैं, हर ओहदा ही इंतहाई अहम कहलाता है अपनी पोजीशन के हिसाब से। और पंजाब में तो खैर ये चीज़ें चलती रही और हमने ये देखा कि शायद अब क्योंकि ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब का मामला बढ़ेगा, अभी तो ये सुन रहे थे कि आईजी पंजाब का मामला भी आने वाला है। क्योंकि हमारे सूबाई वजीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब वो इतने बेबस दिखाई देते हैं, ट्विटर पे हमें ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ट्विटर देखें तो उस पर वो बहुत सारे जो है वो ऐलानात करते हैं कि अगर कल 2 बजे तक 25 मई साने से मुतल्लिक ज़िम्मेदारान या पंजाब हुकूमत ने पर्चे दर्ज ना किए या FIR दर्ज ना की तो मैं उनसे पूछूंगा। और वो ट्वीट किए हुए भी तकरीबन 3 रोज गुजर गए, अच्छा तो अभी तक नहीं पूछा गया। जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं जी आज हो जाएगा। फिर वो इतने बेबस है, वो ये कहते हैं कि हम मैंने तो डायरेक्शन दी, 1 माह हो गया इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। यानी आप अंदाजा करें कि यहाँ पे तो तफरीक हमें नजर आ रही है। ये बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं तकर्रुर तबादले हों, सियासी मामलात हों, कुछ ना कुछ चीजें हों, चीफ मिनिस्टर मुस्लिम निकाफ और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दरमियान कहीं ना कहीं जो है वो ठंडती दिखाई दे रही है। कुछ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला जो है वो उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ अफराद बीच में ऐसे भी हैं जो मामलात को बेहतर बनाने के लिए इकदाम भी करें। लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी के जो 3 नाम भिजवाए गए हैं उसमें कौन कौन है और आपको क्या लगता है अगर हो जाता है, तब्दील हो जाती है, अगर ये सर्द जंग जो है खत्म हो जाती है तो कौन आ सकते हैं? देखिए इस चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए 3 नाम भिजवाए गए थे। अहमद नवाज सुखेरा साहब फेडरल सेक्रेटरी कैबिनेट हैं, ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं, उनके तकरीबन 6 माह कुछ अरसा रहता है। अच्छा। रूल ऑफ बिजनेस ये कहता है कि 1 साल कम अज कम होना चाहिए रिटायरमेंट। अच्छा। तो एक तो ये हो गया, मुश्किल है इनका आना। दूसरे नंबर पे है अब्दुल्ला खान सुंबल, ग्रेड 21 के हैं, उनका भी आना मुश्किल है, ग्रेड 22 का होना जरूरी है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं बाबर हयात तारक। तो बाबर हयात तारक साहब ग्रेड 22 के हैं, उनके तकरीबन 6 साल समथिंग अभी रहते हैं ग्रेड 22 में। तो वो इस टाइम ज्यादा पोजीशन में है। वो ये अब वफाक का है, वफाक क्या अगर रोल प्ले करता है, अगर वफाक चाहे तो तीनों में से किसी को भी लगा सकता है, क्योंकि वफाक पॉलिसी रिलैक्स भी कर सकता है। अनीता तोराब केस बहुत इंपॉर्टेंट है इस सारे मामले में, हर चीज में उन्होंने खासतौर पे ये ब्यूरोक्रेसी की तैनातियों के हवाले से, टेन्योर के हवाले से काफी चीजें जो है वो एक उन्होंने जजमेंट दे रखी है। वो ये कहते हैं कि पंजाब व फेडरल कैबिनेट इसकी अप्रूवल देगा। सही। तो फेडरल कैबिनेट से अप्रूवल लेना जरूरी है। अब फेडरल कैबिनेट के जब इजलास में एजेंडा जाएगा तो वो हो सकता है वो पंजाब से इख्तिलाफात करें, वो कि हम आपके 2 नामों पे नहीं इत्तेफाक करते, हम मजीद 2 नाम दें। अच्छा। अब हो सकता है पंजाब ने लॉजिकली ऐसी गेम खेली हो कि वो तीसरे नंबर पर ही वो बात आके ठहरे। अच्छा। अगर वो कहते हैं कि हम आपके 2 नाम और भिजवाएं तो फिर 2 और भिजवाएंगे, फिर वो फिर इस पे इख्तिलाफ कर सकते हैं, हम ये बंदा भेज रहे हैं जो आपकी मर्जी का नहीं होगा, क्योंकि वफाक और पंजाब दोनों मुख्तलिफ जमातें, तो कहीं ना कहीं वो टक्कर तो लेंगे। ये ऐसा ही सिस्टम होगा मुनीबा जैसे
वफाक में खान साहब की हुकूमत थी और पीटीआई की, और कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। वहाँ के आईजी का मामला हुआ, फिर चीफ सेक्रेटरी का मामला हुआ, तो वो इख्तलाफात बरकरार रहे, चाहे वो अदालत में जाते रहे, चाहे वो कायम मुकाम पोजीशन पे मामला चलते रहे। फिर जब मुस्लिम लीग नून की वफाक में हुकूमत आई तो उसके बाद ये है मामला को आगे लेके चला गया, उन्होंने फिर अपना चीफ सेक्रेटरी वहाँ पर लगाया। और आईजी का तो आप सुनते आई हैं, हम तो काफ़ी देर से सुनते हैं कि सिंध में हमेशा आईजी की तैनाती और चीफ सेक्रेटरी की तैनाती पर इख्तलाफात ही बरकरार रहते हैं। तो इसमें जो भी हो, हम तो ये चाहते हैं कि मामला एक जो है मुस्तहकम हो, बेहतर अंदाज में चलें, लेकिन एक तरफ ब्यूरोक्रेसी है, दूसरी तरफ कैबिनेट के मामला चलते हैं। कैबिनेट ने, पंजाब कैबिनेट ने अगर आप देखें तो जब ओथ लिए तो उसके बाद भी कई इख्तलाफात सामने आए। पहले ये चलते रहे कि काफ लीग के अफराद को वजारतें दी जाएं, वो भी नहीं दी गई। फिर उसके बाद 7 मजीद जो वज़रा बने थे उनकी वजारतों में रद्दोबदल किया गया। फिर ये 2 चीज़ें चलती रही। फिर पुलिस का मामला आ गया, अभी 25 मई वाले मामले को अच्छे खासे संजीदा लिया जा रहा है। फिर दरमियान में शहबाज गिल का मामला भी आ गया, जिसपे अच्छा खासा जो है वो एक ड्रामा सा आपने देखा, ये चीज़ें चली कि पंजाब रखना चाहती है, इस्लामाबाद लेना चाहती है, वो तो अमानतन पंजाब के पास रखवाए जाते हैं, कोई भी कैदी हो, इस तरह के मामला चलते रहे। लेकिन अब जो है हम ये कह सकते हैं कि पंजाब ब्यूरोक्रेसी में मजीद भी कुछ तकर्रुर तबादले जो है होने के इम्कानात हैं, जिसमें पुलिस है, दीगर सिविल ऑफिसर्स भी हैं, जिस पर जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे उन ऑफिसर्स को फील्ड में तैनात करने के हवाले से मामला ज़ेरे गौर लाए जा रहे हैं जो कभी फील्ड में तैनात नहीं हुए, जो हमेशा ऑफिस में ही काम करते रहे। अच्छा। तो इससे मेरे ख्याल में कुछ शायद उनको रिजल्ट भी अच्छे मिल पाएंगे, ताकि उनको फील्ड में उतारेंगे। और जो फील्ड में ऐसे करप्ट अफसरान हैं जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं, या जो करप्ट है, या जो जिस तरह के भी उनकी काली भेड़े हैं, उनको शायद वो साइड लाइन करेंगे। उनके खिलाफ एक चौधरी परवेज लाई साहब, जो मेरे नॉलेज में आया है, एक कुछ SOPs तय कर रहे हैं। अच्छा। उसके मुताबिक अगर जाएंगे तो मामला इंतहाई सख्त होगा। अलबत्ता काम चौधरी परवेज लाई साहब को लेना आता है, वो चाहे कोई भी हो, वो काम लेना जानते हैं और उनको पता है कि काम लेके अवामी मसाइल उनके दहलीज पे कैसे हल करने हैं, किस तरह हल करने हैं। और मजीद भी जिस तरह हसन हमें बता रहे हैं कि तकर्रुर तबादले हो सकते हैं, ट्रांसफर भी हो सकते हैं, तो ये आने वाले दिनों में देखते हैं कि जनाब मजीद क्या चीज़ें सामने आती हैं। अभी की सूरत हाल थी, हमारे साथ हसन रजा मौजूद थे, डिप्टी ब्यूरो चीफ है लाहौर एंड दुनिया मीडिया ग्रुप के। हसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और ये सूरत हाल थी पंजाब की जिस पर हमने नजर डाली। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम ना थे करो बयां। कहते हैं जनाब कि अपनी तकलीफ तो जानवर भी महसूस करता है, लेकिन इंसान को अशरफुल मखलूकात इसीलिए कहा जाता है कि वो दूसरों के दर्द को भी बिल्कुल वैसा ही महसूस करे जिस तरह अपनी किसी तकलीफ को वो महसूस कर सकता है। और दूसरों के दर्द को महसूस करने वाले ही दर हकीकत इंसानियत के मनसब पर फाइज हो सकते हैं। और वो लोग जिनका जीना मरना दूसरों के लिए हो, वो अजमत की बुलंदी को छू लेते हैं। और दूसरों के लिए मोहब्बत का और खिदमत इंसानियत का जज्बा उजागर करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आज इंसान दोस्ती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इंसान दोस्ती का मतलब है इंसानी मोहब्बत, हुकूक इंसानी की हिमायत, इंसानी फलाह बहबूद को मकसद हयात समझना और मजहब इंसानियत को फ़रोग देना। और इसका मकसद कौमों को इंसानी सफ़ात से आशना कराना है, क्योंकि इंसान की खिदमत ही ज़रिया निजात है। इब्ने आदम की अगर बात की जाए तो तारीख़ अगर देखी जाए तो हज़रत आदम और अम्मा हवा को पैदा करना, इंसानी रिश्ते में बांध देना, दरअसल मोहब्बत को पैदा करना था, ताकि एक इंसान दूसरे इंसान को दुख दर्द उसका समझ सके, उसकी तकलीफ को दूर कर सके। आज के इस नफ्सा नफ्सी के दौर में इंसान दोस्ती कितनी अहम है, कितनी ज़रूरी है, और दूसरों के लिए मोहब्बत का जज्बा पैदा करना और खिदमत इंसानियत कितना मुश्किल है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़रा दीबा अकरम है जनाब, खिदमत इंसानियत के हवाले से बहुत ज़्यादा काम भी कर रही हैं, अपनी एक NGO भी रन कर रही हैं। फ़रा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपको बहुत शुक्रिया। फ़रा, आज के दिन के हवाले से वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जा रहा है, तो क्या मकसद आपको लगता है कि क्या इस
दिन को एक ही दिन मनाना चाहिए, इन्हिसार कर देना चाहिए, या पूरा साल इस चीज़ को लेकर चलना चाहिए, अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देनी चाहिए इसके लिए? देखें, एक दिन जो हम सेलिब्रेट करते हैं बेसिकली वो एक रिमेम्बरेंस डे होता है, एक याद दहानी का दिन होता है, और आपने उस याद दहानी को बाकी जो 364 दिन है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको शामिल करना है। मिसाल के तौर पर हम 1 महीना रोज़े रखते हैं, 11 महीने रोज़े नहीं रखते। वो जो 1 महीना रोज़ा रखा जाता है उसका मकसद होता है इंसान को बाकी 11 महीने गुजारने की तरबियत देना, उसकी ट्रेनिंग करना। लेकिन अगर आप सिर्फ उस 1 महीने में तो एक अच्छे इंसान के तौर पे, अच्छे मुसलमान के तौर पर गुजार दें और 11 महीने उनको कहीं भी ज़िंदगी में शामिल ना करें तो उसका मकसद फौत हो जाता है। इस तरह आज के दिन का मकसद ये है कि हम अपने साथ अहद करें कि जो साल के बाकी 364 दिन हैं उसमें हम अपनी इस्तात में जो भलाई कर सकते हैं दूसरों के साथ वो करें। अब भलाई का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम जिस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं कि आप किसी की पैसे से मदद कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और भलाई नहीं है। हालांकि पैसे के साथ आप जो खैर करते हैं वो एक हिस्सा है, 99 और चीज़ें हैं जिसमें पैसे की नहीं, सिर्फ आपके रवैये की ज़रूरत होती है। अगर आपका रवैया, आपका बिहेवियर सोसाइटी के अंदर अच्छा है, आपके अंदर वो सारे बेसिक एथिक्स मौजूद हैं जो एक अच्छे इंसान में होने चाहिए, तो आप वो भलाई कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप किसी के लिए बाइसे नुकसान ना बने। आप भला नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो लेकिन भी ना करें। तो आप कम से कम उसका नुकसान ना करें। ये तो आपके इख्तियार में है ना। आप समझते हैं कि आपके इख्तियार में भलाई करने के रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन ये तो आपके इख्तियार में कि आप किसी का बुरा ना करें, बुरा ना सोचें, बुरा ख्याल ना करें, बुरी बात ना करें। तो ये जो चीज़ है इससे आप दूसरों के लिए भलाई कर सकते हैं। और हम ये समझते हैं कि जब हम किसी के साथ भलाई कर रहे हैं तो उसका भला करें, दर हकीकत वो हम अपना भला कर रहे होते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि हम उसके साथ भलाई करेंगे तो वो हमारे साथ भलाई करेगा। जी ऐसे है, बिल्कुल। हम ये तवक्को चीज़ रखते लेकर हैं, चलते हैं। हम तवक्को रखते हैं कि हम जो करें हमें उसका रिटर्न भी मिले। लेकिन आप ये देखें कि आप एक इंसान से रिटर्न चाहते हैं या आप इस इंसान के खालिक से चाहते हैं। आप उस इंसान के लिए कर रहे हैं या अल्लाह के लिए कर रहे हैं। अमल एक ही होता है, लेकिन नीयत बदलने से उसके रिवॉर्ड्स बदल जाते हैं। अगर मेरे दिल में ये है कि मैं इसलिए ये करूंगा कि मुझे इससे कोई बाद में फ़ायदा मिलेगा, तो फिर आप देख लें वो कितना छोटा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन मैं इसलिए करूं कि ये अल्लाह का बंदा है, इससे मेरा अल्लाह राजी होगा, तो आप यकीन करें वो बंदा भी राजी रहता है और अल्लाह भी आपको अल्लाह इतना नवाजता है कि आपको पता नहीं चलता, और फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती। डिसअपॉइंटमेंट ताल्लुकात में ये होती है कि आप जो कर रहे हैं उसका रिटर्न कहीं आपने जहन में रखा हुआ है। बेलॉस होना, हमारे जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं, वो औलिया है, फकीर, दरवेश, जो भी है, उनके अंदर ये चीज जरूर होती थी कि वो जो भी दुनिया में करते थे वो बेलॉस करते थे। और बेलॉस होना इसलिए भी जरूरी है कि वो आपके अंदर अल्लाह से कनेक्शन बना देता है, और जिसका अल्लाह हो, जिसका उससे कनेक्शन हो, उसको दुनिया से क्या चाहिए? कनेक्शन नहीं चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन हमारे अंदर क्या आपको लगता है कि बचपन से ये चीज़ हमारे अंदर डेवलप कर दी जाती है कि अगर आपने किसी के साथ भलाई करनी है, किसी के लिए अच्छा करना है, तो आपको रिटर्न में वापस वो चीज़ मिलेगी, तो आपने किसी के लिए करना है? आपने बहुत अच्छी बात की। बुनियादी तौर पर जब हम छोटे होते हैं ना बच्चे, आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा, हमारा चूंकि बच्चों से काम है तालीम का, बच्चा कुछ गलत करता है, शरारत करता है, झूठ बोलता है, क्या कहते हैं, कोई गल नहीं, बच्चा है, बड़ा होएगा, सीख जाएगा, अजय छोटा रहने दो। बड़ा हो के वो सीखता नहीं, वो उसको परफॉर्म करता है, सीखता। साइकोलॉजी भी ये कहती है, एजुकेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कहते हैं कि जो फॉर्मेटिंग फेज होती है 5 to 8 years, उसमें बच्चे का जहन बनता है, उसकी आदतें बनती हैं, उसकी शख्सियत साजी होती है। अगर उस वक्त में आप वो चीज़ों से सिखाएं जो कि आप चाहते हैं कि बड़ा हो के वो सोसाइटी में करे, तो वो वही सीखेगा। बच्चा कोरा कागज़ होता है, जो उस्ताद, वालिदैन, मुआशरा उस पर लिखता है वो उस पर इंग्रेन हो जाता है। जब वो बड़ा होता है वही चीज़ें उसके कॉन्शियस लेवल पर ग्रो होती हैं और वो उनको रियलाइज़ करके परफॉर्म करता है। तो अगर आप कुछ चीज़ें चाहते हैं कि आपके बच्चों में, आपकी सोसाइटी के लोगों में हो, तो बचपन में ही जो लोग भी उससे इंटरेक्ट करते हैं, फैमिली है, सोसाइटी है, स्कूल है, वो सारी बुनियादी चीज़ें उसे बताएं। जैसे ईदी साहब कहते थे कि मैं जब स्कूल जाता था मेरी माँ मुझे दो रुपए देती थी, एक तुम्हारे लिए और एक तुमने किसी और पे खर्च करना है। अब वो बात जो उनकी माँ ने सिखाई, उन्होंने उनको ईदी साहब बना दिया। आप ये देखें, और ईदी साहब कोई लैंडलॉर्ड थे, वो कोई बहुत बड़े आदमी थे, वो क्या थे, लेकिन उनकी ये नीयत थी कि मैंने लोगों के साथ फलाह करनी है,
तो अल्लाह ने उनको इतना ज़्यादा दिया, इतना दिया कि वो जहाँ जाते थे लोग उनको बगैर 1 मिनट के शक के दे देते थे। और दुनिया का सबसे बड़ा उन्होंने निज़ाम कायम कर दिया एम्बुलेंस सर्विस का। क्यों? इसलिए कि इखलास था, नियत थी। तो वसाइल सारे उनके आगे ढेर कर दिए गए। और जिन लोगों में इखलास नहीं होगा वो वसाइल होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। तो ये ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपने माशरे में जो चीज़ें बदलनी हैं वो बच्चों से बदलें, ग्रॉस रूट लेवल से बदलें। बड़े होकर वो चीज़ें बहुत हद तक पक्की हो जाती है, नहीं बदल जा सकती। और हम ये चाहते हैं कि हमारा मुआशरा ठीक हो जाए, लेकिन हम अपनी ज़ात को ठीक नहीं करते हैं। मतलब हम अगर मुआशरा ठीक करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपने अंदर देखना चाहिए, अपने गिरबान में देखना चाहिए कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं, तभी जाके मुआशरा चेंज होगा ना। एक एक बंदे से चीज़ें बनना शुरू होती हैं। तो हम अपने आप को तो ठीक नहीं करते, लेकिन लोगों को कहते हैं कि आप ठीक हो जाएं, फिर ही सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि तनकीद करने के लिए इल्म और नुक्ताचीनी करने के लिए जहालत ही काफ़ी है। अपने आप को ठीक करना एक स्ट्रगल है, एक एफर्ट है। अपने नफ्स को सुधारना ये हमारा बुनियादी मकसद है कि हम वो करें जो हमारा रब चाहता है, ना कि जो हमारा नफ्स कहता है जी मेरा तो दिल कर रहा है। तो दूसरों को कहना कि तुम बदल जो बहुत आसान है, लेकिन खुद को बदलना बड़ा मुश्किल काम है और मुश्किल में कोई पड़ता नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब हमारे बहुत काबिल एहतराम उस्ताद कहते हैं कि एक बहुत तेज़ लहर भी आए तो वो समंदर में पड़े पत्थर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अगर उस पत्थर पे रोज़ एक एक कतरा पानी गिरता रहे तो वो उसमें सुराख कर देता है। यानी कि मुस्तकिल मिजाजी कॉन्टीन्यूटी की इम्पोर्टेंस है। आज आपको बड़ा जोश आया, आपने कुछ कर दिया, फिर आप बैठ गए, ये नहीं चाहिए। आपने रोज़ाना वो चीज़ करनी है, उसके अंदर तसलसल हो। तो आप जो बदलना चाह रहे हैं ना, अपने आप से बदलें और उस पर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करें। कोई भी तब्दीली, कोई भी इनकलाब ओवरनाइट नहीं आता। वो रिजल्ट, रेवोल्यूशन इज द रिजल्टेंट ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस। वो हमारे सामने यकदम आता है, उसके पीछे बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। जैसे लोग कहते हैं ये तो अचानक ही हो गया। भाई आपको नहीं पता कि पीछे क्या था, आपने कहा अचानक हो गया, पीछे पूरी कहानी होती है। तो इसलिए अगर आपने जो अपने माशरे में खराबियां दूर करनी है, उसके लिए आज से ही और अपने आप से काम शुरू करें। जैसे हमारे मौलाना रूमी कहते थे, जबरदस्त बात, कि मैं कल क्लेवर था, होशियार था, मैं दुनिया बदलना चाहता था। आज मैं वाइज हूँ, अक्लमंद हूँ और मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। तो असल जो तब्दीली है वो एक यूनिट से शुरू होती है और वो यूनिट मैं हूँ। और अगर मैं खुद को नहीं बदल सकता, मेरे में इतनी इस्तात नहीं है, इतना कंट्रोल नहीं है, तो मैं दूसरों को कैसे बदलूंगा। और उसके अलावा ये कि उसी की बात और में तासीर होती है जो वो काम खुद करता है जो दूसरों को कह रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो 40 साल क्या करते रहे। वो एक कैरेक्टर दुनिया के सामने आया जो ये कहता, जिसको वो लोग भी मानत देते थे जो उनके दुश्मन भी थे। उनकी बात को वो लोग भी मानते थे कि आप सादक और अमीन हैं, जिनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं था। तो आपका कैरेक्टर जो है, आपका जो अमल है, वो तबलीग होनी चाहिए, ना कि आपकी जुबान। तो वो तबलीग या वो दावत जो आपका अमल दे रहा होता है, जैसे कि बच्चे हैं स्कूल में, अगर टीचर रोज के तुमने ये कूड़ा उठाना, ये सफाई करनी है, ये तुमने शोर नहीं करना, तो कितना बच्चा सुनता है। एक दिन वो बोर होना शुरू हो जाता है। और आज के दौर में तो कोई नसीहत नहीं सुना जाता, किसी को वाज नहीं चाहिए, लेक्चर नहीं चाहिए। लेकिन अगर वही टीचर वॉशरूम खुद हो रहा है, जो सहन में कूड़ा पड़ा है खुद उठा रहा है, बच्चे अगले दिन आएंगे उसको उठाएंगे। तो आपने जो बदलना है वो अमल से बदलना है, अपनी बातों और जुबान से नहीं बदलना। बात करना आसान है, असल चीज तो अमल करना है, उसके ऊपर अमल करके दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा फरा, हम देखते हैं कि एहसास, आज का दिन है ना कि इसको मनाने का मकसद है कि एहसास पैदा किया जा सके। अशरफुल मखलूकात कहा भी इसलिए हमें जाता है कि हम दूसरों का दर्द समझ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो अपने, एक तो खुद का दर्द सिर्फ अपने तक रखते हैं और अपना ही समझते हैं, दूसरों का दर्द नहीं समझते। इवन दो कि अपनी फैमिलीज का, अपने साथ रिश्ते जो होते हैं उनका भी दर्द नहीं समझते। उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखें, एक तो ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से हर एक को कॉल आती है। मसला मैं कुछ गलत करी ना, मेरे अंदर फ़ौरन से वो अलार्म बजता है कि ये ठीक नहीं है। अच्छा करी हूँ तब भी बजता है। अब जो लोग कहते हैं ना हमें पता ही नहीं चलता ये हमने क्या किया है, वो उस आवाज़ को इग्नोर करते हैं, वरना अल्लाह ताला हर एक को बता रहा होता है। और जब आप बहुत देर तक अपनी अंदर की आवाज़ों को इग्नोर करते हैं ना, तो फिर एक वक्त आता है कि जब वो आवाज़ें बंद हो जाती हैं, फिर वो वाकई नहीं आपको आती। तो हमें शुक्र करना चाहिए कि हमें अंदर से ये एहसास हो कि ये मैंने अच्छा किया या बुरा किया।
अब जो लोग अपने बहन भाई करीबी लोग रिश्तेदारों का नहीं करते, उनको सिर्फ एक चीज़ सोचनी चाहिए कि जो हमारे अंदर फ़र्क है ना जानदारों से, इंसान और जानदार में, वो ये है कि जानदार वो है जो सिर्फ अपने बारे में कंसर्न्ड होता है। इंसान वो है जो अपने के अलावा दूसरों के साथ कंसर्न्ड होता है। और हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उन सब ने हमेशा अपनी नफ़ी की और दूसरों की भलाई की। और बज़ाहिर ये लगता है कि मैं जो किसी को दे रहा हूँ, किसी की मदद कर रहा हूँ, ये मेरे पास कम हो रहा है, लॉजिकली देखा जाता है ना, लेकिन हकीकत में वो कम नहीं हो रहा था, वो बढ़ रहा होता है। लेकिन यहाँ ज़रूरत है बिलीव की। मसलन अगर अल्लाह ने ये फरमाया कि आप अगर मेरे साथ तिजारत करोगे तो मैं तुम्हें इतने % करके वापस करूँगा, और मुझे अगर अल्लाह की बात पे यकीन है तो मैं कहूँगी ऐसा सौदा जिसमें नुकसान की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट और वो भी कई गुना, तो मैं तो बिना सोचे उसकी राह में खर्च करूँगी। लेकिन क्या होता है, मैं एक आदमी के साथ बिजनेस कर लेती हूँ जो मुझे कहता है जी नफ़ा नुकसान दोनों का, वहाँ मैं कर लेती हूँ बगैर सोचे। लेकिन जब अल्लाह मुझे कहता है कि तू मेरे दिए से मेरे बंदे की मदद कर और मैं तेरे और ख़जाने भरूँगा, उस पर मैं नहीं करती। तो एहसास बुनियादी तौर पर जो है वो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है कि आपको एहसास हो, ना सिर्फ करीबी लोगों का बल्कि जो और आपके माशरे में लोग रह रहे हैं, इस पर शुक्र करें और उस एहसास की दौलत को कभी खोने ना दें। क्योंकि अरस्तू ने कहा था मैं जब दुनिया से जाऊँ तो मेरे हाथ बाहर रखिएगा ताकि लोग ये देखें कि पूरी दुनिया को फतह करने वाला खाली हाथ जा रहा है। लेकिन इससे अल्लाह ताला ने ये ख्याल दिया कि भाई अगर आप मटीरियल इकट्ठा कर रहे हैं ना, वो यहीं रह जाएगा, खाली हाथ जाओगे। लेकिन अगर तुम मुस्कुराहट, दुआएं और किसी के दुख को आसानी में बदलने की कोई कोशिश कर रहे हो, वो सारे असासे तुम अपने साथ लेके जाओगे और इन्हीं असासों की बुनियाद पे मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने साथ लेके नहीं जा सकते, हमें सिर्फ ये तय करना है कि हमने वो इकट्ठा करना है जो दुनिया में आराम देगा या वो इकट्ठा करना है जो हमारे साथ लेकिन लोग कहते हैं ना इतने हम मसरूफ हो गए, नफ्सा नफ्सी का दौर है, हमें समझ नहीं आ रही, मतलब हम अपना करें या दूसरों का करें। बुनियादी तौर पे आप देखें कि मेरे पास 2 रोटी हैं, मुझे 2 रोटियों की ही भूख थी, मेरे पास कोई सवाली आ गया, मैंने 1 रोटी उसको दे दी, 1 खुद खा ली। अब अगर 2 रोटियों खा के जितनी मुझे तशफ़ी मिलनी थी, अल्लाह ने उस 1 रोटी से मुझे तशफ़ी दे दी, तो फिर मुझे और क्या चाहिए। अगर आपके रिस्क में, आपके वक्त में, आपके ताल्लुक में बरकत हो और वो आपके लिए काफ़ी है, या वो बहुत ज़्यादा रिस्क है लेकिन उसके अंदर बरकत नहीं है, तो वो जैसे आएगा वैसे खत्म होगा, आपको तशफ़ी नहीं होगी। आपकी जात को सुकून भी नहीं मिलता, बेसुकूनी रहती है आपके अंदर। सुकून जो है ना वो बांटना है, दुख जो है ना वो इकट्ठा करना है। तो आप जितना बांटते हैं उतना आपको सुकून मिलता है। टूटी खुली है ना तो पीछे से पानी आता रहेगा, टूटी बंद है तो पानी तो और नहीं आएगा ना। आप कब टैंकी भरते हैं, या वो खाली होती है। तो अगर आपकी टूटी बंद है, टैंकी भरी रहेगी और पड़ा रहेगा, और पड़े पड़े उसमें से स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। वो स्मेल ही आपके अंदर एक बेचैनी पैदा करती है, और फिर हम देखते हैं कि माशरे के अंदर हर कोई भाग रहा है जैसे पता नहीं उसको क्या वो उसके अंदर एक फिक्र और कर्ब सा है, वो क्यों है। लेकिन इसी भाग दौड़ में कोई इंसान नजर आता है जिसे हम देखते हैं और हमारी भी बेचैनी खत्म हो जाती है। यार इसके पास इतना सुकून है, इसकी आंखें कितनी रोशन है, इसके चेहरे के ऊपर कितना इत्मीनान है, उसको देखते हैं और वो रिफ्लेक्ट करके आपको भी ठीक कर देते हैं। वो पॉजिटिविटी होती है ना जो आपको पकड़ लेती है, झगड़ लेती है, और आपके अंदर की पॉजिटिविटी कहीं जहाँ पे छुपी भी होती है उसको बाहर निकाल देती है। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। ठीक है जी, आज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जा रहा था। फरा दीबा अकरम हमारे साथ मौजूद थी। फरा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कि आप यहाँ पर आई और इतने अच्छे मौके के ऊपर आपने हमसे गुफ्तगू की। और जनाब एंड पे मैं यही कहूँगी कि जिस तरह मैं आगाज़ में भी अपने शो के कहती हूँ कि जितनी आप मुस्कुराहटें बिखेर सकते हैं उतनी बिखेरें, और जितनी मोहब्बतें समेट सकते हैं उतनी ज़्यादा मोहब्बतें समेटें। और आज के दिन के मुनासबत से भी आप लोग थोड़ा सा गौर करें कि क्या चीज़ें करने की या इस माशरे को ठीक करने के पीछे आपका कितना अहम रोल वाज़े तौर पर आपको नज़र आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो कुछ बात कर लेते हैं किताबों के हवाले से। तो अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ उनसे सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। मुनीबा, आज जो किताब आपके सामने पेश करने लगा हूँ ये हमारी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है और ये बहुत ही दिलचस्प किताब है। इससे पहले कि हम इस किताब की तरफ आएँ, एक छोटी सी बात आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि जब हम यूनिवर्सिटी में पहली बार गए तो हमें उस्ताद मोहतरम ने बताया कि मीडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके 3 नोड्स होती हैं, 3 पॉइंट्स। पहली नोड होती है प्रोडक्शन की, दूसरी नोड होती है कंजम्पशन की,
और तीसरी नोड होती है इफ़ेक्ट्स की। प्रोडक्शन पे हम रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रोडक्शन की एंड पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह के प्रेशर्स हैं, किस तरह के लोग हैं, कंटेंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कंटेंट का एजेंडा क्या है। गेट कीपिंग थ्योरी भी इसी जगह पे अप्लाई होती है, एजेंडा सेटिंग थ्योरी भी यहीं पे अप्लाई होती है, और जो गेट कीपर्स हैं वो कितनी किस्मों के हैं। ये सारी चीज़ें जब हम ये प्रोडक्शन नोड पे आते हैं तब हमें समझ में आती है बात कि हम वाकईतन मीडिया के स्टूडेंट हैं। हमें पता चलता है कि अखबार में ख़बर को ट्रीट कैसे किया जाता है, किसी स्टोरी को ट्विस्ट कैसे दिया जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये उस्ताद मोहतरम ने अगली बात ये बताई कि कंजम्पशन की नोट पे हमें ये देखना होता है कि कंज्यूमर कौन है। मैंने एक मीडिया का कंटेंट बना दिया, उसको कंज्यूम कौन करेगा, कोई बुज़ुर्ग, कोई नौजवान, कोई बच्चा। कार्टून अगर बनाने हैं तो किन के लिए बनाने हैं, आखिर पे अगर पब्लिक सर्विस मैसेज है तो कौन सा टारगेट ऑडियंस क्या है, और आखिर पे इफ़ेक्ट्स, तीसरी नोड इफ़ेक्ट्स की है। उसका ऐसे ही है कि जिन लोगों ने उसको कंज्यूम किया उन पर उसके असरात क्या हुए। तो हमें उस्ताद मोहतरम ने बताया कि 80% थेरीज जो मीडिया की हैं वो इस नोड की हैं, इफ़ेक्ट्स की। ज़्यादातर लोग मीडिया के इफ़ेक्ट्स का मुताला करने में दिलचस्पी रखते हैं कि फ़लाँ ख़बर आई या फ़लाँ फिल्म आई, फ़लाँ ड्रामा आया या एडिटोरियल लिखा गया या कोई कॉलम छपा या कोई अफसाना था, तो उसके असरात कैसे, किस तरीके से कबूल किए गए, किसने कबूल किए असरात, वगैरह वगैरह, क्या क्या हुए लोगों में, क्या कोई अनरेस्ट पैदा हुआ, अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट था तो ख़ास किस्म का एक एजेंडा लेके अगर कोई चीज़ एयर की गई तो उसके असरात क्या हुए। मीडिया मंडी की तरफ आते हैं। मीडिया मंडी में प्रोडक्शन एंड पे सारी बात की गई है। ये अकमल शहजाद घुमन साहब बड़े कोहना मश्क सहाफ़ी हैं, इन्होंने ये किताब लिखी और फिक्शन हाउस ने इसको शाया किया। याद रहे कि ये इसका तीसरा एडिशन है जिसे फिक्शन हाउस ने शाया किया है, और ये इतनी अच्छी किताब है कि बकौल शख्स से इसके 20 एडिशन आने चाहिए, और मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। अकमल शहजाद घुमन साहब से जिनकी भी मुलाकात है वो ये जानते हैं कि ये डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, जैसे कि मरकरी इन द वीन्स होता है, वो वाली शख्सियत है। फिल्म भी पिछले दिनों बनाने की एक ख्वाहिश में ही मुब्तला थे, कोशिश कर रहे थे। आपको पता चल जाएगा इस किताब के मुताले से कि किस कदर ज़्यादा रिसर्च करके लिखने वाले, ज़िम्मेदारी के साथ लिखने वाले आदमी हैं। इन्होंने प्रिंट मीडिया, ये किताब प्रिंट मीडिया पे है, इनका अपना ये कहना है कि अगरचे ये मीडिया मंडी का तीसरा एडिशन है, ये कह रहे हैं कि इसी सीरीज़ की 3 किताबें जो हैं वो मैं लिखना चाह रहा हूँ। एक लिख ली है जो प्रिंट मीडिया की है, इससे अगली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की होगी, और उससे अगली जो होगी वो सोशल मीडिया की होगी। और मुझे यकीन है कि सारी प्रोडक्शन नोट पे ही करेंगे, कंजम्पशन या इफ़ेक्ट्स पे कम करेंगे। मेरी राय ये है, मैंने ये किताब पढ़ी तो मेरी राय ये बनी कि इनको इफ़ेक्ट्स नोट पर भी लाजमी कुछ ना कुछ इसमें शामिल करना चाहिए। एक बात ये है जो मेरे इसके मुताले से जो मेरे जहन में सवालात आ रहे थे या सजेशन आ रही थी। दूसरा सवाल या सजेशन, आप सवाल की सूरत में तजवीज़ ये है कि क्या वजह है कि इन्होंने तहकीक तो बहुत अच्छी की है लेकिन थेराइजेशन में कमी रह गई। एक शख्स जो बहुत आला दर्जे का मुहक्किक हो, उसने पूरे पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री को अच्छे खासे तरीके से खंगाल रखा हो, उसका मुताला किया हो, तो फिर थ्योरी क्यों नहीं बनाई कोई। हम जानते हैं कि रिसर्च का थ्योरी के साथ बड़ा चौली दामन का साथ है। तो मेरा ख्याल है कि इतना काम किया है, अपने ख्यालात का भी इन्होंने इजहार किया है, तो क्या ही अच्छा होता कि कोई थेराइज किसी तरह इसको करते। इसमें इन्होंने मुख्तलिफ अबवाब जो हैं उसमें तकसीम किया है। आरा मसलन कुछ लोगों ने दी हैं, उनके नाम सुन लीजिए। डॉक्टर हसन अस्करी, वसतुल्लाह खान, डॉक्टर मुबारक अली, और ये लोग हैं जिनकी आरा हैं। इसके अलावा मुजीबुर रहमान शामी, फरहान मुश्ताक, PTV के हमारे दोस्त हैं, प्रोड्यूसर हैं बड़े, और डॉक्टर मुबारक अली का मैंने आपको बता दिया। इंटरव्यूज़ बहुत सारे लोगों के हैं, बड़े बड़े जय्यद लोगों के। आरिफ निज़ामी साहब का इंटरव्यू लिया तो वो एक साइड के थे, उसके बाद ये फिर मजीद निज़ामी साहब के पास गए। तो ये वो जो पॉलिसी होती है कि दोनों साइडें दिखाई जाएं, इन्होंने बाकायदा ये तरद्दुद किया, एहतमाम किया इस बात का कि दोनों साइडें दिखाई जाएं जब ये इंटरव्यू कर रहे हैं। फिर कॉलम निगारों का इंटरव्यू किया है इन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि एक आखिरी बात अगर मैं कह के बात ख़त्म करूँ तो वो ये है कि इनको चाहिए ये था कि जहाँ पे बड़े बड़े सहाफ़ी और बड़े बड़े मुदीर जो एडिटर्स थे, चीफ एडिटर्स थे, उनके इंटरव्यूज़ किए हैं, वहाँ पे इनको चाहिए था कि जो जदीद ज़माने के मीडिया स्कॉलर्स हैं, जो जदीद तालीम हासिल कर चुके हैं, जिन्होंने थ्योरी पढ़ी हुई है, मैं मसलन मार्शल मैक्लोहान को पढ़ा है, जॉर्ज गर्बनर को पढ़ा है, उसकी इम्प्लीकेशंस या उसके आईने में पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री को किस किस ने समझा और समझाया, ये इसमें मेरा ख्याल है कि अगर शामिल कर लें, क्योंकि ये प्रोडक्शन एंड की सारी बातें हैं, तो ये बड़ा इसका फ़ायदा होगा। और नोम चॉम्स्की और हरमन का जो
हरमन चोम्स्की प्रोपेगेंडा मॉडल है, उसके जो 5 फिल्टर्स हैं, उसके मुहद्दबत से बताएं कि हमारा मीडिया कहाँ पे खड़ा है, हमारा मीडिया किस तरह ओपिनियन मेकिंग करता है, कॉन्सेंट को मैन्युफैक्चर करता है, यहाँ के लोगों को इस तरफ कायल करता है, इधर के लोगों को इधर कायल करता है, और ये सब काम किस महारत से करता है। क्या हम इंडिजिनस थेरी के काबिल नहीं हैं? क्या उसके अहल नहीं है कि हमारे अंदर भी कोई बेहतरीन स्कॉलर यानी कि थेरिस्ट पैदा हो? तो मैं उम्मीद करता हूं कि अकमल शहजाद घुमन साहब जो बहुत शानदार और बड़े मेहनती लिखारी हैं, और ये मीडिया मंडी किताब ऐसी है कि इसने बेपनाह मकबूलियत हासिल की है। वक्त इंशाल्लाह आएगा कि ये खुद भी किसी वक्त थेरी पेश करेंगे। ठीक है जी, अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद साहब, आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और जनाब, अब मुझे आपने इजाज़त देनी जाते जाते, अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब की आज बर्थडे है, तो हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन। और जाते जाते आप उनका गाना है, आप वो सुनते जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।